कल जहां तक पढ़ा था हमने, एटलीस्ट हमें कंट्री याद हो तो अपन फिर आगे बात कर सकते हैं ना, यहीं से देखते हैं सब। ये वाला मैप से याद कर लो आप, राउंड वाइज चले थे। पहला कंट्री सबसे बड़ा है एरिया वाइज, है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा, ब्राजील। फिर हमने देखा था कि यार अगला एक कंट्री है जो क्या है, एक सॉवरेन स्टेट नहीं है, लेकिन दो चीजें होती हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जब हम स्टेट बोलते हैं तो कंट्री का मीनिंग होता है, लेकिन जब इंडिया के पर्सपेक्टिव पे बोलते हैं तो स्टेट का मीनिंग पॉलिटी में क्या हो जाता है, राज्य हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट लिखा हो, कंट्री लिखा हो, इंटरनेशनल लेवल पे एज अ कंट्री ही कंसीडर करते हैं, पहली चीज, है ना, इतना क्लियर है। अब कल अपनी बात चल रही थी, मैंने बताया था कि 12 सॉवरेन कंट्री हैं और 3 क्या थी, ओवरसीज टेरिटरी थी। लेकिन उसमें हमने देखा था कि फ्रेंच गुयाना क्या है, एक कंट्री है लेकिन सॉवरेन नहीं है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि साउथ अमेरिका में कितनी कंट्री हैं, तो आंसर होगा 13। क्यों, वो ये नहीं बोल रहा सॉवरेन कंट्री कितनी है, वर्ड्स आप पकड़ के रखिएगा। कंट्री सूरीनाम भी एक, मतलब फ्रेंच गुयाना भी एक कंट्री है ना, फ्रेंच गुयाना एक कंट्री है लेकिन संप्रभु नहीं है, तो इसलिए देश कितने हो गए, 13 हो गए, है ना, अगर पूछा जाए। लेकिन ऐसा पूछे कि सॉवरेन कंट्री कितनी है तो हम 12 कहेंगे, है ना। तो बेसिक चीज ये पकड़ के रखना है कि अगर आपसे पूछे कि साउथ अमेरिका में कितने कंट्री हैं तो हम क्या आंसर देंगे, 13 कंट्री, ठीक है। फिर हमने देखा कि यार ब्राजील सबसे बड़ा, फ्रेंच गुयाना छोड़ के। फिर हमने बोला था कि यार ये कैसा दिख रहा था, एक जानवर के जैसे, तो इसके दो जो ये क्या आ गए थे, लेग्स आ गए थे, तो पैर पे परग्वे और उरुग्वे, तो जिसमें से परग्वे क्या था, लैंड लॉक्ड था, ठीक है। फिर जस्ट ऊपर चलते तो इस जानवर को हमने क्या बोला था कि इसका कुछ नेम रख देंगे, तो नेम रख देंगे तो अगला कंट्री सूरीनेम आ गया था। इसके जस्ट बाद हमने देखा कि जब नेम रख देंगे तो इसका नेम क्या पड़ गया था, गाय, है ना। तो गाय क्या कर रही थी, हमने बोला कि जू में थी, तो अगला आता है गुयाना और फिर आता है वेनेजुएला, इतना क्लियर था। अब ये जू में थी लेकिन जू से चढ़ के कहां पहुंच गई, कोलम पे चढ़ के इक्वेटर पे पहुंच गई या इक्वाडोर पे पहुंच गई, तो कोलंबिया और इक्वाडोर, इतनी बात है क्लियर थी। और वहां जाके उसने पेरू मतलब अमरूद खाया और फिर क्या करने लगी, वो बोलने लगी, तो बोलीविया आ गया, ठीक है। और फिर उसने क्या बोला कि भाई चिली मीन्स की मिर्च लग गई, अर्जेंट मेरे को वाटर चाहिए, तो बाहर आ गई। ये आपकी क्या हो गई थी, कंट्रीज हो गई थी, जो हमने कल देख चुके हैं, ठीक है। फिर हमने बहुत सारी आपको चीजें लिखाई थी, तो उस जगह एक जगह पे आप करेक्ट करोगे, जो मैंने आपको कल लिखाया है, मतलब आप स्लैश करके लिख लोगे। मैंने लिखाया था कि अजस डेल सेलेडो हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड, लेकिन क्या हो रहा है, मैं बहुत सारी बुक रात में रीड कर रहा था, तो कई जगह पे माउंट कोटोपैक्सी भी दे रहे हैं, तो मैं अभी बता रहा हूं आपको, पूरा एंडीज माउंटेन ही देखेंगे अभी, ठीक है। तो आप स्लैश करके क्या लिखोगे, माउंट कोटोपैक्सी। अभी मैं बता रहा हूं फिर अंतर क्या है। वोल्केनो जहां मैंने लिखा है हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो अजस डेल सेलेडो, हर जगह यही है, मैं बताता रहा हूं। नहीं, एक्टिव वोल्केनो है ना, यही तो मैं बता रहा हूँ, यही चीज बता रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ लिखो, फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो माउंट COT है, कोटोपैक्सी, PAXI है ना, माउंट कोटोपैक्सी, ठीक है। तो माउंट कोटोपैक्सी स्लैश करके लिखना, फिर मैं बताना शुरू करता हूं आपको चीजें, ठीक है। क्या हो रहा है कि माउंट कोटोपैक्सी ही ऑप्शन में आएगा या ओजस डेल सेलेडो आएगा। इसकी हाइट 5800 समथिंग है, 5892, जबकि हम देख रहे थे ओजस डेल सेलेडो 6892 मीटर है, मतलब 1000, मतलब 1 किलोमीटर या 1000 मीटर ऊंचा है ओजस डेल सेलेडो। अंदर क्या हो रहा है, दोनों एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है। तो बहुत सारी 90% जगह पर ओजस डेल सेलेडो मिल रहा है, लेकिन 10% आपको कहां मिल रहा है, कोटोपैक्सी भी मिल रहा है। तो मैंने जब और डिटेलिंग देखी तो ये समझ में आया कि है दोनों एक्टिव, ये कंटिन्यूसली एक्टिव है, ये थोड़ा सा टाइम लेके एक्टिव है। तो अगर या तो ऑप्शन में कोटोपैक्सी होगा या ओजस डेल सेलेडो, दोनों नहीं होंगे, तो आप दोनों नहीं होंगे एक साथ, ठीक है। इतना क्लियर है, तो आप इसको नोट करके, इसलिए मैंने आपको लिखा दिया, मतलब कल के दिन आपको ओजस डेल सेलेडो ऑप्शन में नहीं मिलता है तो हम क्या ऑप्शन में ले लेंगे, माउंट कोटोपैक्सी। बहुत सारे अब तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में उसने ओजस डेल सेलेडो ऑप्शन में नहीं दिया, कोटोपैक्सी दिया है, तो हम कोटोपैक्सी कर देंगे, है ना, कोई इशू नहीं। मतलब आपको पता होना चाहिए कि यार ये एक बात है, ठीक है, यहां तक क्लियर था, है ना। एक ही होगा, 90% एक ही होगा, नहीं तो वो दोनों करेक्ट करेगा फिर, ठीक है, इतना क्लियर है। फिर हमने देखा था कि लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, ठीक है, तो उस पर क्या देखा था कि एंडीज लॉन्गेस्ट है, कहां से चलती है, पनामा इस्तमस ये दिख रही है, से लेके यहां तक, ठीक है। फिर
यहां तक क्लियर था? ये क्या है हमारा? एंडीज है। फिर हमने देखा था कि ये जो एंडीज माउंटेन आ रहा है ये किस टाइप का माउंटेन है? यंग फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं एक मिनट बढ़ के यहां रुक के कि क्या होता है यंग फोल्ड माउंटेन। ठीक है, मतलब क्वेश्चन अराइज हो सकता है मेंस जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो और डिटेलिंग बता रहा हूँ। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई किसके बाद? जो मैंने बताया था आपको, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बाद। तो बस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी सुनो क्या है, उससे आपको समझ में आएगा। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या कहती है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कह रही है कि यार ये जो पूरा हमारा वर्ल्ड हम देख रहे हैं, ठीक है, ये पूरा वर्ल्ड जो देख रहे हैं, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहती है कि बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं जो क्या हो रही है लगातार कुछ एक दूसरे, जैसे ये और ये है दूर जा रही है सपोज एग्जांपल, तो अगर एक प्लेट ये है तो एक इसके पास आ रही होगी, तो कुछ प्लेट्स क्या हो रही हैं? दूर जा रही है, मतलब डाइवर्जेंट हो रही हैं, कुछ कन्वर्जेंट हो रही हैं। तो उनसे बहुत सारी एक्टिविटीज घट रही है। और जो भी हम अर्थक्वेक देखेंगे, ट्रेंचेस देखेंगे, वॉल्केनोज देखेंगे, ये सब क्यों बन रहा है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के कारण बन रहा है। आइलैंड बन रहे हैं, बहुत सारी चीजें। तो ये जो है किसने डिफाइन करा है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने। तो बस आपको क्वेश्चन क्या आएगा मैं ये बता रहा हूं, डिफाइन बाद में करूंगा। कि यहां पे सपोज एक ये प्लेट है और ये प्लेट है, ठीक है, दो प्लेट्स हैं। अब ये दोनों प्लेट्स कन्वर्ज हो रही हैं, पास आ रही हैं, तो कंडीशन क्या बनेगी कि एक प्लेट जो होगी वो कहां जाएगी? नीचे चली जाएगी, और एक प्लेट जो है वो ऐसी हो जाएगी। ठीक है, तो जब ये प्लेट्स टक्कर होगी तो यहां पे क्या हो रहा है? जो यहां बीच में क्या डाला है? बहुत सारा मतलब रिवर्स आती हैं, तो उन लोग क्या करेंगे? धीरे 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 जैसे डेल्टा जमाती है ना, तो बहुत सारा पार्टिकल्स जमा देंगी वो। तो ये पार्टिकल, अब कोई भी चीज को जब दोनों साइड से प्रेस करा जाएगा तो क्या होगा? उठना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन बनती है, इस तरीके से ये डायग्राम बनता है। ठीक है, ये तो जब दो प्लेटें क्या हो रही होंगी? कन्वर्ज हो रही होंगी, तो बीच में क्या बना? ट्रेंच बनी, मतलब क्या बन गई? गड्ढा बन गया एक। ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ? तो पहली चीज यहाँ ट्रेंच बनेगी, मैं दिखाऊंगा आपको अभी। ठीक है, तो ट्रेंच कैसे बनी? ऐसे बनी। इसको एक्सप्लेन करेंगे फुल्ली आपको जब मैं प्लेट टेक्टोनिक पढ़ा रहा हूँ, मैं बेसिक बता रहा हूँ, आपको पता हो। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे क्या होगा कि यहाँ पे ये जो इरोजन का मटेरियल था ये जमना शुरू होगा, तो यहाँ पे माउंटेन बन जाएगा। कोई भी चीज है माउंटेन बनेगी। तो दो प्लेट्स यहाँ पे, एक पूरी साउथ अमेरिकन प्लेट है और एक प्लेट यहाँ पे है नाज़का प्लेट। नाम बस लिख लेना कि नाज़का प्लेट है ना, यहाँ पे नाज़का प्लेट है ना। और तो ये दो प्लेट है, मतलब ये वाली हो गई नाज़का और ये हो गई कौन सी? साउथ अमेरिका। दो प्लेट है कन्वर्ज हो रही है, इसके कारण से कई जगह पे बड़ी बुक्स में नाज़का ऑप्शन नहीं होगा, तो यहाँ पे पैसिफिक ओशन भी होगा, लेकिन रियल में क्या है? नाज़का प्लेट है। तो बड़ा ऑप्शन जैसे हम कल देख रहे थे ना, कैरोनी से बड़ा क्या जाएगा? ऑर्निको रिवर। तो ऐसे ही अगर मेन प्लेट छोटी प्लेट है, ये माइनर प्लेट है, और बड़ी प्लेट जो होती है वो कहलाती पूरी पैसिफिक ओशन अपने आप में एक प्लेट है। तो ऑप्शन पूछ सकता है कि एंडीज माउंटेन बना कैसे है, तो हम बताएंगे कि कन्वर्जेंट ऑफ टू प्लेट्स, वन इज नाज़का एंड सेकंड इज साउथ अमेरिकन प्लेट। क्लियर हुआ? अब खुद सोचो दो चीजें और, कि नाज़का है कहाँ? वाटर में है, तो ये वाली प्लेट नाज़का प्लेट कैसी होगी? मतलब हम बोलते हैं एक कॉन्टिनेंटल होती है और ओशनिक प्लेट होती है, तो ये कौन सी हो जाएगी? ओशनिक प्लेट, और ये क्या हो जाएगी? कॉन्टिनेंटल। ये बेसिक समझना है, क्योंकि अब मैं आपको दूसरी चीज बताने जा रहा हूं। इतना बेसिक समझ में आ रहा है क्या कि भाई प्लेट्स क्या हो रही हैं? आपस में कन्वर्ज हो रही होंगी यहाँ, इसलिए क्या बन गया? माउंटेन बन गया। हर जगह कन्वर्ज होगी वहां माउंटेन बनेगा। यहाँ इंडियन प्लेट आ रही होगी तब यहाँ पे हिमालय बनेगा, देखेंगे प्लेट टेक्टोनिक में। ठीक है, तो जहां जहां पे यंग फोल्ड माउंटेन है वो कहां हो रहे हैं, तो ये पूछेगा तो हम बता देंगे कि यार ये है। ठीक है, अब ये पूरी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, मतलब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ही डिफाइन करेगी हमें कि अर्थक्वेक कैसे आता है, वोल्केनो कैसे आता है, एग्जैक्टली बता दिया उन्होंने। नहीं तो इसके पहले क्या हो रहा था कि जैसे आइलैंड के लिए उन्होंने बोला कि जो आइलैंड बने हैं वो कैसे बने हैं कि अर्थ रोटेट कर रही है, तो जो चीज जो पार्ट जैसे हमने देखा था कि अर्थ क्या कर रही है? इक्वेटर पर तेजी से घूम रही है और पोल्स पे स्लो घूम रही है, तो उन्होंने कह दिया कि आइलैंड जो बने हैं वो कैसे बने हैं कि जो तेज घूमने वाले पार्टिकल है वो आगे चले गए पार्ट्स में, सपोज ये आगे चले गए और जो पीछे छूट गए वो आइलैंड बन गए। तो देखेंगे, लेकिन वो गलत प्रूफ हुआ। 4 तरीके से आइलैंड बनते हैं वो भी पढ़ाऊंगा, लेकिन बेसिक मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अब अपन को चल रहे हैं क्योंकि एंडीज माउंटेन पे ही बात कर लेते हैं, पूरी एंडीज माउंटेन पे। ठीक है, तो आप क्या करोगे? एंडीज माउंटेन के बारे में लिखोगे। ठीक है, सबसे पहले जो जो क्वेश्चन आएंगे उसको अपन लिखते चलेंगे। ठीक है, उसको मैं दिखाते चल रहा हूं और बताते चलूंगा आपको। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा बस पता हो आपकी प्लेट्स आ रही हैं तो उससे क्लियर रहेगा। ये थोड़ा बेहतर मैप है कल की स्थिति में, पिक्सल नहीं फट रहे हैं, इस पर अपन देखना शुरू करते हैं। यहां से देखो ये दिख रहा है हमारा क्या?
ये पूरा एंडीज माउंटेन देखा डार्क ब्राउन कलर में जो है, तो एंडीज माउंटेन 7 कंट्री से क्रॉस होता है, ठीक है। 7 कंट्री से क्रॉस अगर हो रहा है तो हमें 7 कंट्री देखना जरूरी है। जस्ट बगल में देख लेते हैं, यहां पे है ना, आप 7 कंट्री लिख लो पहले जहां से एंडीज पास होता है ना। क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से किस देश से एंडीज माउंटेन क्रॉस नहीं होता है, ठीक है। लिखिए, सबसे टॉप में क्या है, वेनेजुएला है, तो थोड़ा सा पार्ट वेनेजुएला का आता है, ठीक है। उतरते चलेंगे, देखो वेनेजुएला आया, जस्ट बगल में कोलंबिया आया, ठीक है, तो 2 लिखा। तीसरे नंबर पे इक्वाडोर और पेरू, मतलब यहां से हम सीधे क्या कर रहे हैं, 4 यहां से 1 2 3 और 4, 4 आ गए, वेनेजुएला आ गए, जस्ट बगल से घूमे तो कोलंबिया आ गए, फिर पेरू आ गए, फिर कहां आ गए, इक्वाडोर आ गया, फिर पेरू, क्रम से ही चल रहे हैं, 4 हो गए आपके। फिर अगला कंट्री क्या आएगा, बोलीविया, ठीक है, फिर आएगा चिली और फिर अर्जेंटीना। टफ है क्या, तो 7 कंट्री, 7 देश जिनसे कौन गुजर रहा है, एंडीज माउंटेन गुजर रहा है। आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इजी है यार, सीधे सीधे क्या करो, एक मैप याद है तो वेस्ट साइड पे जो है वो ही आएंगे, ईस्ट वाले नहीं आएंगे। मतलब इसको अपन यहां से बाइफरकेट कर दो तो परग्वे और अगवे नहीं आएंगे, ब्राजील नहीं आएगा, जॉर्ज यहां से क्या नहीं आ रहा होगा, गुयाना से नहीं आ रहा होगा। तो मतलब एक क्लियर है, 7 कंट्री जहां से क्या जा रहा है, एंडीज माउंटेन जा रहा है। क्लियर हुआ अमन, ठीक है। तो 7 चीजें आपकी, यहां से आपको 7 कंट्री पता होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनेगा तो हम बता देंगे, बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। तो एक बार आपको दिमाग में लेना चाहिए यहां से। अगला क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि एंडीज माउंटेन सबसे वाइडेस्ट कहां हो जाएगा, तो देखो जब बोलीविया तक आ रहे हैं तो ये माउंटेन बोलीविया पे आते टाइम क्या हो जाएगा, वाइडेस्ट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन बन सकता है एंडीज से कि सबसे चौड़ा कहां पे है एंडीज माउंटेन। तो जब यहां से सोचो ये पतला पतला माउंटेन आ रहा था, बोलीविया तक फैला है, ये पेरू में फैला, अगर ज्यादा चौड़ा होता तो ब्राजील भी आंसर में लिख रहे होते कि नहीं लिख रहे होते, मतलब पेरू से साइड से निकल जाता है। तो वाइडेस्ट कहां पे है एंडीज माउंटेन, बोलीविया में है। तब तो बोलीविया की कैपिटल हमने देखा ना कि एंडीज पे ही है, और उसके है ना हाईएस्ट सिटी मतलब कैपिटल है वर्ल्ड की, ठीक है, लापास। तो अगला क्वेश्चन यहां बनेगा, इसके अपार्ट क्वेश्चन क्या बनेगा कि भाई एंडीज सबसे ज्यादा कहां फैला है, आंसर बताओ। सबसे चिली में, अरे चिली में, यहां से यहां तक क्या दिख रहा है, इतने बड़े में अगर माउंटेन है, समझ रहे हो, अगर इसको ऐसे रख के देखो और ये इतने से में आ रहा है, तो सबसे ज्यादा कहां फैला है अलग चीज है ना। लेंथ सबसे ज्यादा कहां है पूछेगा तो क्या बताएंगे, चिली में। विड्थ सबसे ज्यादा कहां है, बोलीविया में। तो ये 2 पॉइंट आप नोट्स कर लो, है ना। जो क्लियर होता चलेगा वो देखते चले। यहां क्लियर हो गया 2 चीजें एंडीज से, 3 पॉइंट एंडीज के बारे में अब तक देखे। 7 कंट्री से क्रॉस हो रहा है, सबसे लॉन्गेस्ट है माउंटेन वर्ल्ड का, ये तो क्लियर था 7000 किलोमीटर में। फिर थर्ड हमने क्या देख लिया कि भाई ये सबसे ज्यादा विड्थ कहां पे है, बोलीविया में है, सबसे ज्यादा लेंथ कहां पे है, चिली में है, ठीक है। अब एक डायग्राम बनाना छोटा सा यही बना के, ऐसा मतलब आप एक बड़ी सी लाइन ड्रॉ करिएगा ऐसे, ठीक है। यहां पे लिखना है नॉर्थ, ठीक, फिर यहां लिखेंगे मिडिल और यहां लिखेंगे साउथ, मतलब एंडीज ही है, लेकिन एंडीज को 3 तरीके से हम पढ़ लेंगे तो इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लाइन खींच के आप क्या लिख लोगे, समझ गए, नॉर्थ मिडिल साउथ, एक पूरा पेज लग जाएगा आपको, ठीक है। जो चीजें मैं बता रहा हूं आपको अब, नॉर्थ में क्या लिखेंगे यही बनाते चल रहा हूं, देखो नॉर्थ में, नॉर्थ एंडीज में 2 चीजें आती हैं। पहला लिखा है कोटोपैक्सी, देखा COTOPXI, यहां देखा कोटोपैक्सी, देखा कि नहीं देखा, पहले दिख गया। तो नॉर्थ एंडीज में हमने 2 चीजें नोटिस करी, पहला है माउंट कोटोपैक्सी और दूसरा है चिम्बराजो। लिख, तो नॉर्थ एंडीज में क्या लिखा अपन ने, नॉर्थ में लिखा डेस करके कोटोपैक्सी चाहे तो डायग्राम में, और सेकंड हो गया चिम्बराजो। ये 2 क्या है, एक्टिव वोल्केनो है जो कहां पाए जा रहे हैं, एंडीज पे। क्यों पाए जा रहे हैं मैं बाद में बताऊंगा चीज, है ना, क्योंकि 2 प्लेट्स मैंने बताया था पास आ रही है तो बहुत सारी चीजें होगी। कैसे होता है कि ये जो प्लेट आती है ओशनिक प्लेट भारी होती है और ये जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो हल्की होती है। तो ये प्लेट सोचो आप क्या हो रहा है, अर्थ का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो अर्थ क्या हो रही है, इसके जस्ट नीचे ना बहुत, यहाँ पे क्या है, लावा है। तो जब ये नीचे जाती है ना तो ये बहुत ज्यादा, अपन अर्थ में नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, तो ये क्या हो जाता है कि इसमें ना इरोजन मतलब गलना शुरू हो जाती है प्लेट, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया। तो ये यहाँ से जो लावा निकलता है उसको कहीं तो जगह चाहिए, तो इस प्लेट को ये फोड़ के निकलता है और इस जगह पे क्या बन जाएगा,
वॉल्केनो आ जाएगा। ये पढ़ेंगे, पूरा पूरा थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक। तो बस ये समझना कि यहाँ पे दो प्लेटें क्या हो रही थी, कन्वर्ज हो रही थी। तो यहाँ क्या बन रहा है, एक्टिव वॉल्केनो आएंगे। तो पहले दो एक्टिव वॉल्केनो कौन से हैं, कोटोपैक्सी और, हाँ ये नहीं समझ में आया। देखो ये क्या हो रहा है कि दो, अब ये पूरी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। अभी बेसिक आप ये समझ जाओ कि दो प्लेटें पास आ रही है तो उससे अर्थक्वेक भी आता है, उससे वॉल्केनो भी आएगा, और कहीं कहीं पे वॉल्केनो नहीं आएगा। कहाँ नहीं आता उसको मैं अभी सुन बस लेना है। जहां पे दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स बनेंगी वहां पे नहीं आएगा। जहां एक ओशनिक होगी और एक कॉन्टिनेंटल होगी वहां पे आएगा। तो जैसे हिमालय पे क्यों नहीं आता, पढ़ेंगे उसको प्लेट टेक्टोनिक, वहां दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं। एग्जांपल समझे, अगर क्या दो मेल मिलके बच्चे को बर्थ दे सकते हैं, नहीं दे सकते। तो चाहिए क्या है, दो अपोजिट सेक्स चाहिए, तब जाके बर्थ होगा बच्चे का। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही यूनिवर्सल लॉ अप्लाई है कि दो प्लेटें हो लेकिन अपोजिट हो। एक ओशनिक होगी तो ओशनिक कौन सी प्लेट थी, नाज़का प्लेट है, और यहाँ पे कॉन्टिनेंटल प्लेट कौन सी है, साउथ अमेरिकन। तो ये प्लेट टेक्टोनिक एक थ्योरी है ना, वो क्या कहती है कि जब दो प्लेटें पास आ रही है, अलग अलग है नेचर में, तो क्या हो जाएगा, वॉल्केनो आएंगे। लेकिन जब एक दो प्लेटें सेम होगी, जैसे कि मान लो कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल, तो क्या हो जाएगा, सचर जोन बन जाएगा, लॉक हो जाएगी, तो वो नीचे नहीं जा पाती, सबडक्ट नहीं होगी तो क्या नहीं होगा। इसीलिए उसको पढ़ाने के लिए पूरी आपको क्या चाहिए, इनर इंटीरियर ऑफ अर्थ समझना जरूरी है। तो वो अपनी क्लासेस शुरू होंगी इसके बाद, है ना। तो अभी बेसिक बस, क्योंकि फैक्ट पूछ रहा है यार, तो हमें बेसिक चीजें पता हो कि माउंट कोटोपैक्सी कहाँ है, वो ये पूछेगा। तो इस पर थ्योरीज नहीं पूछेगा कैसे बन गया, ठीक है। तो आपको पहली चीज क्या याद रखना कि नॉर्थ एंडीज में क्या है, और इक्वाडोर, लेकिन ऊपर क्या है, कोटोपैक्सी। क्रम जमाने दे दे उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ, तो बन रहा हो। तो इसलिए मेजर करके आप जब बना रहे हो तो आप लिखोगे कोटोपैक्सी एक्टिव है, जस्ट नीचे क्या है, चिम्मेराजो, ठीक है। दो चीजें हो गई क्लियर। तो ये हमने क्या देखा, नॉर्थ एंडीज पे, ठीक है, एक्टिव वॉल्केनो है, जस्ट बगल में लिखोगे, ठीक है। सेंट्रल आप लिखोगे बीच में, सेंट्रल एंडीज, यहां पे लिखोगे सेंट्रल एंडीज, है ना। तो ये नॉर्थ था, यहां पे अपन ने सेंट्रल लिख लिया ना, सेंट्रल एंडीज। तो नॉर्थ के बाद सेंट्रल में क्या देखना है, यहां देखो ये लिखा है बोलीवियन प्लेटू। क्यों, क्योंकि यहां पे बोलीविया है, तो बोलीविया कंट्री पे उस प्लेटू का नाम, उस पठार का नाम क्या पड़ गया, बोलीवियन प्लेटू। तो क्वेश्चन आता है कि सेकंड हाईएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड, आंसर है बोलीवियन। फर्स्ट क्या है, तिब्बत है, ठीक है, पढ़ेंगे। तो अभी क्या देखना है, सेकंड हाईएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड कौन सा जाएगा, कहां पाया जा रहा है, सेंट्रल एंडीज में। तो जब हम डिफर करके कर रहे हैं तो हमें याद रहेगा, अच्छा नॉर्थ में क्या है, दो एक्टिव वॉल्केनो है, मिडिल सेंट्रल पे क्या है, बोलीवियन प्लेटू है, ठीक है। इसको कहेंगे, ठीक है, एक चीज हो गई। इसी पे जस्ट बगल पे देखें, इसी सेंट्रल पे, है ना, यहां देखोगे सेंट्रल एंडीज पड़ रहे हैं, जस्ट बगल में आप देखो ये एक लेक है। ये क्या थी, वर्ल्ड की हाईएस्ट नेविगेबल, मतलब विश्व की सबसे बड़ी, मतलब ऊंची नौगम्य झील, जहां मतलब क्या हो रहा है, नीचे जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता है, ऊपर आते टेम्परेचर घट रहा होगा। तो मतलब समझ रहे हो कि लगभग यहाँ पे देखो हमने देखा था क्या कि टिटिकाका एक लेक है जो क्या है, वर्ल्ड की हाईएस्ट नेविगेबल लेक है। तो कहां पड़ती है, सेंट्रल एंडीज में, दो कंट्री की बॉर्डर पे। कौन सी थी, चाय, टिटिकाका, मैंने बोला था चाय क्या कहना, पीबो, पेरू और बोलीविया, समझ रहे, कल पढ़े थे आज गायब है। इसलिए ये याद नहीं रखना है ऐसे कि बंगाल में बोलते हैं नहीं बोलते, वो याद रखना है कि टी को हमने क्या बोला था, पीबो, पी स्टैंड फॉर पेरू और बो स्टैंड फॉर बोलीविया। तो यही बोलीवियन प्लेटू है, कहाँ का पार्ट है, सेंट्रल एंडीज का है। तो क्या चीज है, अगला यहाँ पे मिलता है लेक टिटिकाका, कहाँ मिलती है, सेंट्रल एंडीज पे मिलती है। किन दो कंट्री के बारे में पता था, पेरू और, क्लियर हुआ, ठीक है। इसके बाद ये जो लेक है, लार्जेस्ट लेक है साउथ अमेरिका की, सबसे बड़ी लेक अगर पूछ रहे तो ये नहीं कि अब है वही चीज, पूछा उसने गंगाधरी शक्तिमान है, लेकिन हमें लगा एक नया क्वेश्चन आ गया। तो पूछे कि साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन सी है, कौन सी लेक है, तो यही है। तो दोनों पॉइंट सेम चीज है ना। थर्ड नंबर पे देखेंगे, यहां इसी सेंट्रल पे, सेंट्रल चल रहा है सेंट्रल एंडीज, यहां देखो थर्ड नंबर पे लिखा है आटाकामा डेजर्ट। तो आटाकामा डेजर्ट है मेनली चिली में, ठीक है, यहां दिख रहा है चिली जस्ट बगल में। तो आपसे पूछेगा आटाकामा डेजर्ट कहां है, तो आप क्या बताओगे कि बॉर्डर पे, हाँ ठीक है। चिली और अर्जेंटीना की बॉर्डर पे भी बहुत कुछ है, अभी बताऊंगा मैं, जैसे कि ओजस डेल सेलेडो कहां था,
अर्जेंटीना और चिली की बॉर्डर पे। उसको कैसे याद करेंगे, तो कल हम लोग की बात हो रही थी, तो उसको ऐसे याद करेंगे कि ओजस डेल सैलेडो क्या है, वोल्केनो है। जब वोल्केनो आएगा तो गर्मी लगेगी, तो गर्मी लगेगी तो क्या चालू करोगे, एसी चालू करोगे। तो ए और सी मतलब कि ओजस डेल सैलेडो कहाँ होगा, अर्जेंटीना और चिली की बॉर्डर पे होगा। क्लियर रहेगा। कुछ चीजें बनानी पड़ेगी, नहीं तो मैं बता रहा हूँ कितना पढ़ लो आखिरी में कुछ याद नहीं रहेगा, पी और बी नहीं रहेगा, है ना, पी वही से याद रहेगा। ठीक है, तो आटाकामा डेजर्ट कहाँ है, चिली में है, पहली बात। ठीक है, आटाकामा डेजर्ट पूछता है कि आटाकामा मरुस्थल कहाँ है, चिली में है, सेंट्रल एंडीज के पास पड़ता है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे रीजन है डेजर्ट बनने के, और टाइप ऑफ डेजर्ट अलग से पढ़ेंगे। तो कई टाइप के डेजर्ट होते हैं, तो दो मेन होते हैं, एक होता है कोल्ड डेजर्ट और एक होता है हॉट डेजर्ट। इक्वेटर कहाँ थी, इक्वाडोर पे, और ये पड़ रहा है यहाँ, मतलब धीरे धीरे हम टेम्परेट रीजन पे आ रहे हैं। यहाँ जब आ जाएंगे तो ये जो डेजर्ट है आटाकामा किस टाइप का डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है। इसके कई रीजन है, जैसे कि यहाँ से एक करंट चलता है जिसका नाम है पेरू करंट। पेरू करंट मतलब मैंने पढ़ा था कि ओशियन करंट होते, तो ये हमेशा एक यूनिवर्सल लॉ है कि कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड पे हमेशा कोल्ड करंट चलेगा, ठंडी जलधारा चलेगी। ये भी एक टॉपिक है अपना सिलेबस में कि ओशियन करंट क्या होते हैं। तो कॉन्टिनेंट के वेस्ट पे हमेशा क्या चलेगा, कोल्ड करंट। तो यहाँ चूंकि पेरू पड़ता है इसीलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है, पेरूवियन करंट। तो एग्जाम में पीटी में यही पूछता है, पेरू की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है, मतलब पेरूवियन करंट किस टाइप का उसमें करंट है। यदि आपको लोकेशन पता है कि पेरू कहाँ है, वेस्ट में है, तो एक बार में अप्लाई करो कि मतलब कॉन्टिनेंट अर्थात महाद्वीप के पश्चिम में हमेशा क्या होगा, ठंडी जलधारा या कोल्ड करंट पाया जाएगा। ये बनती कैसी है, एक अलग टॉपिक है। तो जब ये खुद सोचो कि मतलब हमें क्या, बारिश कब होगी, जब हीट पड़ेगी, जब हीट पड़ेगी तब तो कंडेंसेशन होगा, मतलब संघनन हो पाएगा, जब जाके नीचे का वाटर एवापोरेट हो पाएगा। लेकिन जब यहाँ पे ठंडी जलधारा है, कोल्ड करंट है, तो यहाँ पे बारिश ही नहीं हो पाती, तो क्या बनेगा, डेजर्ट बनेगा। इसके बाद थोड़ी बहुत बच खुच के अगर यहाँ से विंड चलना चालू करे तो क्या खड़ा है, एंडीज खड़ा है ना। यहाँ पे और छोटी छोटी चिली की ना, चिली के कोस्ट पे भी पहाड़ियां हैं, बहुत छोटी छोटी सी रेंजेस हैं। तो एक साइड चिली की कोस्ट की ये आ जाती है और एक साइड एंडीज आ जाता है, और आटाकामा डेजर्ट क्या हो जाता है, कोल्ड डेजर्ट बन जाता है। तो बनने के कारण पढ़ेंगे बाद में, डेजर्ट एक टॉपिक है। बस बेसिक चीज है कि थोड़ा आपको पता हो कि आटाकामा, कोई पूछे कैसे आ गया तो हम बता देंगे कि भैया बहुत सारे रीजन होते हैं। एक रीजन आप बेसिक यहाँ भी बोलोगे कि सर पेरूवियन करंट है, ठंडी जलधारा है, तो वहां पर वर्षा ही नहीं हो पा रही है, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर ही नहीं हो पा रहा ना वाटर का कि वो इवेपोरेट हो। तो क्या बन गया, आटाकामा डेजर्ट बन गया। अगला क्वेश्चन पूछेंगे कि आटाकामा डेजर्ट किस टाइप का है, तो भैया शीत मरुस्थल, कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ, ये भी पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो साउथ अमेरिका में दो डेजर्ट है, दोनों के दोनों कोल्ड डेजर्ट है, तो ऐसे भी एक यूनिवर्सल बना सकते हो तुक्का मारने के लिए। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ। अभी आ रहा ना बेटा, अभी चलते चलना है। ठीक है, मतलब जहां मैं क्या है, मैं एक साथ भी बता सकता था, लेकिन क्या होता कि बाइफरकेट करके पढ़ रहे होंगे ना, 1 2 3 ऐसा है, तो आपको सब कुछ याद रहेगा क्रम से, एंडीज नहीं है ना। यहां तक क्लियर हुआ। अब ये हो गया था नॉर्थ, ये हो गया था सेंट्रल। अब चलते हैं कहाँ, सदर्न में। ठीक है, हल्का सा पार्ट लेंगे अपन किसका, सदर्न एंडीज का। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। नॉर्थ देख लिया, नॉर्थ में क्या मिला था, कोटोपैक्सी, फिर चिम्बराजो। क्रम आपका हमेशा बोलने का यही हो, ये नहीं कि कोई कल के दिन पूछे तो चिम्बराजो, मतलब आपका क्रम खुद बना लो ना कि हमें कोटोपैक्सी पहले बोलना है, तो आपको याद रहेगा कि नॉर्थन मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है कोटोपैक्सी, है ना। और सेकंड कौन सा हो गया, चिम्बराजो हो गया ना। तो कोटोपैक्सी और ये क्या हो गया, आपके दो एक्टिव वोल्केनो कहाँ पड़ते हैं, नॉर्थ में पड़ते हैं। सेंट्रल में हमने क्या क्या देखा, आटाकामा डेजर्ट देखा, बोलिवियन प्लेटू देखा और टिटिकाका लेक देखी। ये तीन चीजें क्लियर है, तीनों के फैक्ट पता है आपको, है ना। तीनों के बारे में मतलब अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहीं से बनते हैं मैपिंग से, तो यही कॉन्टिनेंट है। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको यही पढ़ाया है कि यार इसको याद रखो, क्योंकि आने वाले टाइम पे बहुत सारे फैक्ट होते जाएंगे, आप कंफ्यूज होना शुरू होगे। तो जो सबसे पहले पढ़ते हैं एटलीस्ट वो याद रहता है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। यहां चलेंगे हम कहां पे, साउथ एंडीज में। अच्छा एक चीज वही लिख लोगे आप, सेंट्रल एंडीज में। ठीक है, सेंट्रल एंडीज में यहां पे देखो, मैंने क्या बोला था, दो प्लेटें जाएंगी तो बीच में क्या बनेगा, ट्रेंच बनेगा। यहां पे आप अपने मैप में देखो, पेरू चिली ट्रेंच, मतलब पेरू और चिली में फैली एक ट्रेंच है, मतलब क्या है, गर्त है महासागर की, मतलब जैसे ओशन होता है ना, तो ये जो ओशन है वाटर का, इसके अंदर ऐसा डीप क्या है, ट्रेंच है। क्यों, क्योंकि दो प्लेट्स मर्ज हो रही है, कन्वर्ज हो रही थी ना। तो ये जो नीले कलर से दिख रहा है ना, डार्क नीला क्यों है, क्योंकि बहुत डीप है। हल्का लाइट कलर का मतलब होता है कि उथला है जल, और डार्केस्ट हो गया ना, डार्केस्ट ब्लू कलर मैप पे है, मतलब कि ट्रेंच बनी हुई है, गड्ढा है बहुत अंदर का। ठीक है,
समझे? दो प्लेट्स आ रही थी, जब अपन खुद बना के देखो, है ना, इसको थोड़ा सा ऐसे ले लो, ये प्लेट नीचे जाएगी और ये प्लेट यहाँ पे है, तो ये बीच में क्या बना है? ट्रेंच बनी। तो ये जो है देखो, ये नास्का प्लेट लिखा था, है ना, तो यहाँ पे क्या बन रही है? पेरू चिली ट्रेंच। ये दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेंच है। तो लॉन्गेस्ट ट्रेंच, लॉन्गेस्ट पूछ रहा है, डीपेस्ट नहीं। डीपेस्ट मारियाना ट्रेंच है, जिसको चैलेंजर बोलते हैं, वो पैसिफिक ओशन में पढ़ेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, पूछा जाएगा कि दुनिया की लॉन्गेस्ट ट्रेंच ऑफ द वर्ल्ड इज, इतनी बड़ी जो यहां से लेके यहां तक फैल रही है, वो दिख रहा है ना कितनी बड़ी है ये। तो लॉन्गेस्ट ट्रेंच ऑफ द वर्ल्ड आप यही लिख लोगे सेंट्रल एंडीज में, क्या? पेरू चिली ट्रेंच। अगला फैक्ट है आपका, ठीक है? दिख रही है क्लियर क्लियर की नहीं दिख रही है ना? दिख रहा है, ठीक है? फिर यहां कहीं पे, मतलब एग्जैक्ट लोकेशन इसकी नहीं मिली है, लेकिन आप इस पे ही नोट कर लोगे, लास्ट में लिखा दूंगा एंडीज में। अभी आप लिखोगे साउथ एंडीज, है ना, थर्ड नंबर पे। हाँ ठीक है, साउथ एंडीज चले, तो साउथ एंडीज पे यहां पे आए, साउथ एंडीज आ गया, नीचे आ गया ना, क्योंकि देखो ये क्या लिखा है? साउथ पैसिफिक ओशन। तो हमने ऐसे बांटा, तो यहां पे माउंट एकांकागुआ, जो क्या है? हाईएस्ट पीक ऑफ एंडीज, है ना। या पूछा जाए कि एशिया के बाहर हाईएस्ट पीक क्या है, तो यही है, सब कुछ यही है। हिमालय के बाद यदि कुछ है, माउंट एवरेस्ट के बाद, तो यही है। तो आपसे पूछेगा कि हाईएस्ट पीक आउटसाइड द एशिया इज, आंसर क्या होगा? एकांकागुआ ही होगा, ठीक है? तो साउथ में क्या है? माउंट एकांकागुआ, जो क्या है? हाईएस्ट पीक ऑफ एंडीज है। और ये एक एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है ना, विलुप्त है, खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है ना, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है, ठीक है? तो याद रखना कि माउंट एकांकागुआ किस टाइप का है, तो एक्टिव नहीं है। क्लियर हुआ? तो ये क्या है कि भैया हाईएस्ट पीक इन एंडीज माउंटेन एंड सेकेंड इन वर्ल्ड, आप ब्रैकेट में वहां लिख सकते हो, ठीक है? इतनी चीजें क्लियर हुई कि नहीं? तो एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है, यहां पे देखते चलो, तीन वॉल्केनो हमने देखे थे, चिम्बराजो और कोटोपैक्सी थे, लेकिन पहले कौन सा था? कोटोपैक्सी। तो हम कभी भी बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? कोटोपैक्सी, चिम्बराजो, थर्ड क्या आ गया? यदि कोई क्रम जमाने दे देगा तो माउंट एकांकागुआ। नॉर्थ से साउथ जमा देंगे, पूछ लो आप, कठिन नहीं है, पढ़ते टाइम अरेंज कर लोगे तो दिक्कत नहीं जाएगी, है ना। तो ये तीन क्या हो गए? वॉल्केनो हो गए, जो कहां मिल रहे हैं? साउथ अमेरिका में। क्लियर हो गए? माउंट एकांकागुआ 6960 लिखा, पहले की इमेज है। अब 6962 भी होगा, 63 भी होगा, इतने क्लोज आंसर नहीं देगा। मेन याद रखना है आपको कि 6960 समथिंग है। अब वो अगर एक साउथ में, हाँ ठीक है, मिडिल पे प्लेट हुए, इतनी बातें क्लियर है। यहाँ लेक है ना, ये ट्रेंच बन जाती है ना, इतनी चीजें क्लियर हुई। अब यहीं पे जस्ट बगल में क्या लिखना है कि चिली और अर्जेंटीना की बॉर्डर पे एक पास है, केवल सिंगल पास इन द एंडीज माउंटेन, मतलब समझ रहे हो, 7000 किलोमीटर में से केवल एक ही हिस्सा है जहां से एंडीज को क्रॉस किया जा सकता है। मैंने बताया था कल दर्रा पास, बताया था कि दो माउंटेन के बीच का एक ऐसा हिस्सा जहां से हम क्रॉस करके उस माउंटेन को पास कर पा रहे हो। तो आज तक नहीं पूछा है, और लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लगा मेरे को, ये लिखना चाहिए, तो आप लिखो अस्पलाटा पास, है ना। अस्पलाटा पास, ये कहां पे है? चिली और अर्जेंटीना की बॉर्डर पे है, पहली चीज है ना। यूएस लिखा है ना, अस्पलाटा पास, ठीक है। ओनली पास इन द एंडीज, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना। फाउंड इन चिली एंड अर्जेंटीना बॉर्डर, ठीक है। तो ओनली पास है कहीं पे, ठीक है। पता समझ लो, एंडीज को कहीं से ये दिख रहा है, ऐसे समझ लो कि यहां पे कहीं एंडीज पे क्या हो रहा है, ये क्रॉस करके जा सकते हैं। तो अस्पलाटा दर्रा किस जगह पे है? एंडीज माउंटेन पे, और सिंगल पास है। जब हिमालय पढ़ेंगे तो पढ़ पढ़ के थक जाओगे, इतने पासेस हैं। काराकोरम पास आप पढ़ोगे, जब धीरे धीरे आओगे, लिपू, यहां से आप पढ़ रहे होगे, लिपू लेक पास पड़ेगा, वहां जाओगे तो नाथुला पास पड़ेगा, सब है ना। तो हिमालय में बहुत सारे पासेस हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन सोचो इतना बड़ा माउंटेन है और सिंगल पास है, तो हमें पता होना चाहिए कि यार एकमात्र पास एंडीज में है, उसका नाम क्या है? अस्पलाटा पास, ठीक है। चिली अर्जेंटीना के बॉर्डर पे, नियर पे ये पड़ता है, ठीक है। तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा इस पे बॉर्डर पे, बस बेसिक पूछा जाएगा कि यार अस्पलाटा मतलब एंडीज पे पड़ने वाला एकमात्र पास, चार पास के नाम रैंडमली दे देंगे जो आपने नहीं सुने होंगे। तो नेचुरल होते हैं, मैन मेड कैसे होगा? मैन मेड होगा तो दशरथ,
नहीं, वो क्या होता है, मैन मेड तो हम रोड बना सकते हैं। अभी आप दशरथ मांझी ने क्या करा है, मैन मेड पास बना दिया, तो वो मैन मेड है। लेकिन नेचुरली जितने भी माउंटेन्स पे आपको पासेस मिलते हैं वो मैन मेड नहीं होते, नेचुरली होते हैं। तो नेचुरल पासेस है ये, ठीक है। तो नेचुरल रूप से बना हुआ है। अस्पलाटा पास कहाँ है पूछा जाएगा, क्या आंसर होगा? ये हमने एक पूरा पिक्चर देख लिया किसका, एंडीज माउंटेन का। तो आप फ्लो चार्ट में देखोगे और डायग्राम पे देखोगे और कभी भी रखोगे तो एंडीज से जुड़ी हुई और इससे रिलेटेड चीज अगर आपको 11 मार्क्स में भी लिखने बोलते हैं तो हम लिख देंगे एंडीज माउंटेन, और टाइम नहीं लगेगा लिखने के लिए, सब लिख देंगे। लेकिन आधा घंटा में कोटोपैक्सी याद आएगा, आधा घंटा बाद एकांकागुआ आएगा, फिर वो कहेगा कॉपी दो। समझ रहे हो? तो कैसे टाइम लिमिट में काम करा जाता है ये चीज हमें पता हो, है ना, एग्जाम में। इसी से जुड़ा जुड़ा क्वेश्चन आया था, मैं आज आपको ग्रुप में दिखा दूंगा। सिंगल क्वेश्चन क्या आया है मैं सुन लो अभी। 4 माउंटेन रेंज दी उन्होंने वर्ल्ड की, है ना, आपने दिया है पेपर हॉल। उसमें क्या करा उन्होंने, लिखा माउंट एकांकागुआ, और ऑप्शन क्या होंगे? अगर आप पेपर बनाओगे तो ऑप्शन यही दोगे ना, माउंट एकांकागुआ कहाँ दिख रहा है? चिली अर्जेंटीना की बॉर्डर पे। या आप 4 ऑप्शन दोगे, ब्राजील, और एमपीपीएससी का ऑप्शन था कॉन्टिनेंट, किस कॉन्टिनेंट में? साउथ अमेरिका ऑप्शन में था, नहीं बनेगा। तो टफ नहीं है पेपर, आप जाके देखना, आप फंसोगे। लेकिन क्या होता है कि इतना अपन लोग लोड ले लेते हैं ना कि वही होता, पीवो भी ध्यान नहीं आता। तो लोड नहीं लेना, ये सोच के जाओ नहीं निकलेगा पेपर, कुछ नहीं होगा, अगली बार अटेम्प्ट देंगे। यदि ये सोच के जाओगे ना तो श्योरली निकलता है। और आप ये डर के गए कि मेरा नहीं होगा तो क्या होगा, तो पक्का नहीं होता, डर जाते हो आप कॉन्फिडेंस में रहो कि मेरा हो रहा है। किसी का हुआ तो नहीं, मैंने साल भर मेहनत करी है, सर ने 2 बजे बुलाया तो 2 बजे भी आए और 4 बजे, मतलब एक ईश्वर पे ट्रस्ट रखो कि यार वो देख रहे हैं ना सबसे बड़े। तो सिमिलर चीज समझ रहे हो आप, क्या ऑप्शन में थे? साउथ अमेरिका लिखा था ऑप्शन में, ना चिली था ना अर्जेंटीना था। तो इतना भी नहीं पढ़ना डीप, इसलिए बता रहा हूँ कि कभी भी पूछ ले। अपन लोग क्या करते हैं, मैं भी जब पढ़ता था स्टार्टिंग में ना, एकदम घुस के चाहिए सर चिली और अर्जेंटीना पे भी कहाँ। अरे वो अपना काम नहीं है यार, समझ रहे हो? बेसिक पता हो कि हाँ ये एक लोकेशन है। जैसे अभी अगर मैं आप लोग की एज पे होता तो मैं यही करता, मैं 3 दिन ढूंढता कि कोटोपैक्सी हाईएस्ट है या फिर ओजस डेल सैलेडो, भाड़ में जाए, मेरा काम नहीं, ऑप्शन वो बनाएंगे। हमारा काम है जो मेन चीजें, क्लियर आउट चीजें हैं वो पूछेंगे, जो डिस्प्यूटेड चीज होती है वो नहीं पूछता स्टेट, या वो सीधे ऑप्शन में नहीं देगा। तो फिर क्या होता है कि लिखा रहता है स्टेट पीएससी या यूपीएससी दोगे कि द राइट मोस्ट ऑप्शन विल बी द कंसीडर एज द आंसर, मतलब जो अधिकतम सही है। 4 ऑप्शन में कोटोपैक्सी ही है तो कोटोपैक्सी सही होगा ना, ओजस डेल सैलेडो है ही नहीं। जब होगा तब वो ऐसा डिस्प्यूटेड होता है, इसलिए मतलब ये भी पढ़ना है। कई बार क्या होता है कि उन लोग लिख के देते हैं पेपर, जब कॉपी मिलती है ना एग्जाम का पेपर, तो वो 10-15 मिनट पहले इसीलिए देते हैं कि आप पढ़ लो जो हमने दिया है चीजें, सारी चीजें वो लोग लिख के देते हैं कि मान लो आपको एक क्वेश्चन ऐसा फंस गया जिसका हिंदी में ट्रांसलेशन सही है और इंग्लिश में गलत है, तो अब तक इंग्लिश प्रिवेल होता था। अब जिन लोग को ध्यान यही चीज उन्होंने नया नहीं पढ़ा तो इस बार बदल दिया पीएससी ने कि अब हिंदी प्रिवेल होगा। मान लो वहां पर कॉन्टिनेंट की जगह उन्होंने महासागर लिख दिया तो उनसे मतलब महासागर ही प्रिवेल होगा। तो इसीलिए हिंदी और इंग्लिश थोड़ी थोड़ी बननी चाहिए, है ना, ठीक है। तो इतनी चीजें हो गई किसके बारे में, इसके बारे में। जस्ट बगल में आप डेजर्ट लिख लो तो दोनों डेजर्ट क्लियर हो जाएंगे। अब भी एक डेजर्ट देखा ना, तो अपन ने माउंटेन देख लिया, अब अपन कहाँ देख रहे हैं, डेजर्ट देख रहे हैं साउथ अमेरिका के। तो पहला डेजर्ट आपको पता है अटाकामा डेजर्ट है, मेनली कहाँ है, चिली में है, मेनली ही पूछा जाता है, मेजरली वर्ड आएगा यूज, है ना। अब डेजर्ट है तो ऐसा तो होगा नहीं कि उसने देखा कि यहाँ से अर्जेंटीना है तो वो बॉर्डर क्रॉस नहीं करेगा, थोड़ा बहुत होगा, लेकिन मेनली कहाँ है, चिली में है। तो आप पहला क्या लिखोगे, डेजर्ट लिख रहे हैं, पहला है अटाकामा डेजर्ट, चिली में है। यहां पे आप देखोगे, यहां पे देखना शुरू करेंगे, यहां पे क्या हो रहा है, अब यहां एंडीज माउंटेन है, यहां से क्या हो रहा है, अगर विंड यहां से वाटर वेपर लेके चलेगी लेकिन यहां दूर तक चलेगी, चूंकि ऑब्जेक्ट है तो आ ही नहीं पा रही, तो यहां फिर एक डेजर्ट बना जिसका नाम पड़ गया क्या, पैटागोनिया डेजर्ट, गोनिया, PATAGONIA, पैटागोनिया डेजर्ट, है ना, लिखा हुआ अपने आप एटलस में देखोगे। तो ये भी क्या है, एक कोल्ड डेजर्ट है ना। तो 2 कोल्ड डेजर्ट हो गए, अटाकामा और एंडीज। ये कहां होगा, मेजरली कहां पड़ेगा, अर्जेंटीना में, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आपके यहां क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो 2 मरुस्थल है, 2 डेजर्ट है, कहां पे, साउथ अमेरिका में। फर्स्ट इज अटाकामा, सेकंड इज पैटागोनिया, बोथ आर कोल्ड डेजर्ट, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं लेक, देख चुके हैं, मैं आपको क्या है बायफर्केट करते चल रहा हूं चीजें। डेजर्ट आ गया, डेजर्ट देख लिया, ठीक। अब लेक पूछे मान लो, ठीक है, फिर अपन ऊपर से नीचे चलो, अब भी दिख जाएंगे सब। सबसे ऊपर कौन सा लेक पड़ेगा, बिल्कुल सही, लेक मराकैबो कहां पड़ेगा, वेनेजुएला में। एक लेक बन गया। सेकंड लेक आपने पढ़ा था टीटीका का,
और एक लेक है पोपो, वो भी पड़ता है बोलीविया में, ठीक है। तो लेक पोपो, लेक है ना, पोपो समथिंग करके लिखते हैं इसको, लेक है ना, पोपो, ठीक है। पूपू जो भी पढ़ना हो आप पढ़ सकते हो। तो ये मेनली कहां पड़ता है, बोलीविया में, है ना, ये बोलीविया में पड़ेगा। कौन सा, लेक पोपो। टिटिकाका कहां पड़ेगा, पेरू और बोलीविया की बॉर्डर पे पड़ रहा होगा। और मराकेबो कहां पड़ रहा होगा, वेनेजुएला में कंप्लीटली। तो 3 लेक आप लिख लोगे, पहला क्या, मराकेबो वेनेजुएला में, सेकंड लेक पड़ेगा अपना टिटिकाका, कहां पड़ेगा, पेरू, और उसके बाद थर्ड लेक क्या पड़ जाएगा, पोपो, ये बोलीविया में बस है, ठीक है। तो ये 3 लेक है, फिर कभी भी जमाने देगा तो हम जमा देंगे, ठीक है। इतना लिख लिया क्या, पोपो नहीं मिलेगा, बहुत छोटा लेक है, लेकिन मैंने आपको लिखा दिया। अरे मराकेबो तो टॉप पे देखो, आप वेनेजुएला में जाओ, टॉप पे जाओ, सबसे टॉप पे दिखा, अरे रुको दिखाओ आप एटलस। कभी अगर इस पे नहीं मिलता तो यहाँ सर्च करो, देखो ये पॉलिटिकल मैप पे क्या दिख रहा है, ये ब्लू कलर बना है ना, यही है लेक मराकेबो। ये देखो आपने हाईलाइट भी करके रखा है इसको, कोई बात नहीं है ना, ठीक है। हाँ, कई बार क्या होता है हम एक बार हाईलाइट कर देते हैं, उस पर ध्यान नहीं जाता है ना, तो वो हाईलाइट करके रखे हुए है ना, ठीक है। कामाक्षी है, तो लेक टिटिकाका का आप क्या लिखोगे, देखो लेक मराकेबो कहाँ है, वेनेजुएला में, जस्ट बगल में फेमस लिखोगे ऑयल एंड नेचुरल गैस, ONN लिख लो, ONN से आपको याद रहेगा, ऑयल और नेचुरल गैस के लिए फेमस है क्या, मराकेबो लेक, क्लियर है। सेकंड नंबर पे लेक टिटिकाका है, ये कैसा लेक है पूछा जाता है, तो फ्रेश वाटर लेक है, ताजे पानी का है, ठीक है, फ्रेश वाटर लेक है लेक टिटिकाका, है ना। और कहाँ है, पेरू और बोलीविया की बॉर्डर पे है, और इसकी हाइट कितनी है, 3810 मीटर, तो 3 किलोमीटर अप्रॉक्स आप मान के चलो, हर चीज को रटना नहीं है कि अब या 4 किलोमीटर पढ़ लो, 3810 लगभग 4 किलोमीटर हो गया, है ना, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 3810 में 4 किलोमीटर, एक मोटा मोटा आपको याद रहेगा, ठीक है। कभी भी एग्जाम में मेंस में ना नंबर नहीं कटते इस चीज पे कि आपने अगर 3810 नहीं लिखा, जब एग्जैक्टली पूछा हो उसने कि इसकी हाइट कैसी है, जैसे कि एमपी में पूछेगा वो सही लिखो, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी पे जब आप चीजें लिखोगे, जब डेटा लिखोगे, तो आप लिखो कि 3800 मीटर 3800 मीटर लगभग एवरेज, ऑन एन एवरेज कंसीडर होता है। पीएससी को पता है कि आप फैक्ट दे के आए हो पीटी में ना, तो एकदम काम नहीं आता है, केवल पीटी पे जब पूछा जाता है, और वो क्या पूछा जाएगा, या तो इंडिया या तो एमपी, इतना स्पेसिफिक, बाकी चीजें नहीं पूछी जाती। या पूछेगा तो अकाउंट का हुआ पूछेगा क्योंकि हाईएस्ट है ना, छोटी चीजें नहीं पूछी जाती। तो ठीक है, ये तीनों चीजें हो गई। वाटरफॉल, वाटरफॉल के लिए आप क्या करोगे, हाँ अपना ना फिजिकल मैप देखो, सबसे टॉप पे एक वाटरफॉल मैंने बताया था आपको, एंजल, कहां था, वेनेजुएला में, ठीक है। इसके बारे में कल बात हो गई थी, हाइट कितनी बताई थी, नाइन 979 है ना मीटर, लिख लोगे आप, ठीक है। कहाँ है आपको पता है, इसके बारे में कल सारी बातें हो गई थी, चूरन रिवर, फिर हमने अगली निकाली कैरोनी, और फिर निकाल दी ओरिनोको, जो भी ऑप्शन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर था। पहली लेक आपने क्या मतलब, अब हमने वाटरफॉल में एंजल देखा, अब चलो कहां पे, मैप में आपको दिख रहा होगा शायद, ठीक है, दोनों पे नहीं है, कोई बात नहीं। आप एक काम करिएगा, ग्रांड चाको दिख रहा है किसी को, देखो बोलिवियन प्लेटू के जस्ट नीचे देखा, उसके जस्ट बगल में दिख रहा होगा ब्राजीलियन हाईलैंड लिखा है, देखा। तो इन दोनों के बीच में देखो लिखा हुआ इगाजू फॉल्स, छोटा सा लिखा है फिजिकल मैप पे। आसनसियोन जो कैपिटल है ना, किसकी कैपिटल देखी थी हमने कल, आसनसियोन पैराग्वे की। तो पैराग्वे में आप जाके देखो, वहां पे जहां लिखा है ना आसनसियोन फिजिकल मैप में, देखा, उसके जस्ट बगल से देखो IGUAZU इगाजू फॉल लिखा है ना, उसको हाईलाइट कर लो। तो अगला फॉल इंपॉर्टेंट जो थोड़ा सा है वो इगाजू फॉल है ना, ठीक है। तो इगाजू फॉल दिख गया, तो 2 फॉल इंपॉर्टेंट है, वो बस देखना है। पहला मेन एंजल है, और सेकंड हमने यहां पे देख लिया क्या पड़ रहा है पैराग्वे में, इगाजू, ठीक है। ये 2 फॉल हो गए आपके, ठीक है। किस पे है, तो बगल में लिख लोगे पराना रिवर, ठीक है।
उसी फॉल के जस्ट ऊपर अगर देख रहे होगे तो एक रिवर आ रही है जस्ट ऊपर से इगाजू में, जो फिजिकल मैप देख रहे होगे आप एटलस पे, देखो जहां हमने इगाजू मार्क किया है उसके जस्ट ऊपर पराना रिवर आ रही है। तो भाई किस रिवर पे बन रहा है? पराना रिवर पे। ये फेमस रिवर है कहाँ की? साउथ अमेरिका की। तो पूछा जा सकता है ना, तो इगाजू फॉल कौन बनाती है? पराना रिवर। भेड़ाघाट फॉल कौन नदी बना रही है? नर्मदा। इतनी देर क्यों लग रही है? हाथ जोर से बोलना है, ठीक, अपने में मन में नहीं सर, ठीक है। तो वाटरफॉल क्लियर होगा आपका, डेजर्ट क्लियर होगा। अब दो चीजें देख लेते हैं, एक है स्ट्रेट, कल बताया था स्ट्रेट। तो यहां पे जब हम देखेंगे, ठीक है, ठीक है, स्ट्रेट का मीनिंग क्या बताया था, समझ गए थे कल? अब देख भी लो, यहां पे क्या है, ये देखो स्ट्रेट ऑफ मैगेलन लिखा है। मैगेलन, फर्डिनेंड मैगेलन ने इसको डिस्कवर करा। मतलब कि पहले क्या होता था कि एक सी रूट नहीं था, मतलब इस्थमस था ऊपर। मैंने कल बताया था पनामा इस्थमस कहां है? यहां पे है, जस्ट ऊपर। ये देखो यहां पे जस्ट क्या था, ये लैंड में यहां पे दिख रहा है कि पनामा इस्थमस है, मतलब कि ये पूरा लैंड था, भली पतली स्ट्रिप था। तो यहां से यहां क्रॉस नहीं हो सकते थे हम। तो हमें क्या चाहिए था? एक जगह चाहिए था जहां से हम पैसिफिक ओशन से कहां चले जाएं? अटलांटिक ओशन में चले जाएं। तो उसके लिए ओल्डेस्ट रूट जो था वर्ल्ड में ट्रेड के लिए, है ना, तो वो कैसे जाते थे वो लोग? इसको यूज करते थे। यहां दिख रहा है स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। ये क्या कर रही है? पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को आपस में जोड़ रही है, ठीक है। या अगर एग्जैक्टली बात करेंगे तो आपको दिख रहा होगा, है ना, स्ट्रेट ऑफ मैगेलन दिखा। तो पूछा जाएगा कि स्ट्रेट ऑफ मैगेलन कहां पड़ती है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, चिली और अर्जेंटीना से जस्ट नीचे। ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है, इस हिस्से को, मतलब यहां पे ये चिली और अर्जेंटीना आता है, ठीक है। और ये जो हिस्सा है जो आपको डार्क ब्लूइश कलर में दिख रहा है, इसका नाम आप अपने पॉलिटिकल मैप में देखो, लिखा हुआ टेरा डेल फ्यूगो। जस्ट नीचे देखोगे, देखा है टेरा डेल फ्यूगो लिखा हुआ है ना। ये आधा पार्ट इसका ऊपर क्या है? अर्जेंटीना का है, और नीचे का पार्ट इसका चिली का है, इस टेरा डेल फ्यूगो का, ठीक है। तो टेरा डेल फ्यूगो में ऊपर क्या है? अर्जेंटीना है, तो अर्जेंटीना का आधा पार्ट है, और आधा हिस्सा किसके पास है? चिली के पास है। इसी से यहां पर टेरा डेल फ्यूगो और इन दोनों के बीच में दिख रहा है, ये पतला पतला यहां से रास्ता निकल गया। तो ये क्या है? स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। किसने डिस्कवर करी थी? मैगेलन ने। अगर आप कर देते तो इसका नाम आईसी स्ट्रेट भी रख देते वो लोग, है ना। तो समझ गए हो क्या है? तो मैगेलन स्ट्रेट दिख गई। अब टेरा डेल फ्यूगो देखा। टेरा डेल फ्यूगो में मैंने क्या बताया कि ऊपर का हिस्सा अर्जेंटीना का है और नीचे का चिली का है। तो किसी भी कॉन्टिनेंट का लास्ट पॉइंट क्या कहलाता है? कैप कहलाता है। दक्षिणतम पॉइंट जो होता है, जैसे कैप कॉमरन, हिंदू अपने पढ़ते हैं कन्याकुमारी, तो कन्याकुमारी को कैप कॉमरन क्यों बोलते हैं? कैप का मतलब ये कि वो क्या है? लैंड पे हमारा लास्ट पॉइंट है, फिर ओशन शुरू हो जाता है, इंडियन ओशन होता कि नहीं होता। तो ऐसे ही यहाँ पे जो साउथ अमेरिका जब जा रहा है, तो ये पार्ट चिली का है, तो चिली का कैप कॉमरन, मतलब ये आखिरी पॉइंट कहां पड़ता है? साउथ अमेरिका का लैंड पे। कैप, इसको हॉर्न कहते हैं, अलग अलग नाम है। तो कैप हॉर्न क्या है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का लैंड पे लास्ट पॉइंट, जैसे कि इंडिया का कन्याकुमारी। तो कहां पड़ता है? किस कंट्री में पूछा जाएगा? चिली में। क्योंकि यहां कंफ्यूजन बन सकती है कि अर्जेंटीना तो नहीं है, तो हमने देखा कि आधा पार्ट ऊपर वाला किसका? अर्जेंटीना का है, और नीचे का पार्ट चिली का है। तो कैप हॉर्न कहां है? चिली में है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एकदम, है ना, सबसे क्या सदर्न मोस्ट पॉइंट लैंड पे क्या है? कैप हॉर्न है। इसके जस्ट ऊपर क्या है? स्ट्रेट ऑफ मैगेलन है। इतनी चीजें क्लियर दिख रही हैं, ठीक है। इसको क्या लिखोगे? स्ट्रेट लिखो मैगेलन, है ना। मैगेलन स्ट्रेट के बारे में लिखोगे ओल्डेस्ट ट्रेड रूट इन द वर्ल्ड। ओल्डेस्ट ट्रेड रूट, है ना, विश्व का सबसे प्राचीन क्या था? व्यापार मार्ग, ठीक है। ओल्डेस्ट ट्रेड रूट इन द वर्ल्ड ये था। फिर क्या हुआ वो भी सुन लो, नहीं कहोगे फिर क्या हो गया। यहां ये होगा, ये जो इस्तमस था, इस इस्तमस में हमने क्या करा? एक कैनाल बना दी, यहां से यहां के बीच में कैनाल ड्रॉ कर दी, उसका नाम है पनामा कैनाल। तो अब ये नया रूट हो गया, इतना घूम के क्यों जाएंगे वो लोग? तो इसलिए ओल्डेस्ट था, अब नहीं है।
ठीक है। तो पनामा कैनाल कहां पड़ती है? पनामा समझ में पड़ेगी, देखेंगे वो, इसका पार्ट वो लैटिन अमेरिका में आएगा, ठीक है। तो ये समझ गए जो चीज लिख रहे हो, है ना। अब ट्रेड नहीं, स्ट्रेट, हाँ, दो सीज को कनेक्ट कर रहा हो और दो लैंड मास को अलग कर रहा हो। जैसे कल हमने देखा था स्पेन और मोरक्को को कौन अलग कर रहा था? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो वो क्या कर रहा है, जबकि वो क्या कर रहा है, नॉर्थ अटलांटिक और मेडिटेरियन सी को जोड़ रहा था। तो जोड़ेगा दो वाटर बॉडी को, तब तो क्या है, जल संधि। हिंदी भी सुना करो, जल संधि का क्या मीनिंग होता है? संधि पढ़ा हिंदी में, पढ़ते ना। संधि का मतलब है दो शब्दों को जोड़ देना। विद्या धन आलय बराबर विद्यालय, दो शब्दों को जोड़ने वाली हिंदी में क्या कहलाई? संधि। तो ज्योग्राफी में जल संधि क्या कहलाई? कि दो जल जो वाटर बॉडी है उनको जोड़ रही है, क्या है? जल संधि है। फिर पढ़ते थे संधि विच्छेद, दो चीजों को अलग कर देना, पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? तो वो चीज यहाँ पे क्या कर रही है, दो लैंडमास को अलग कर रही है, इसलिए जल संधि नाम पड़ा है हिंदी में। ऐसे मतलब हिंदी के गजब के नाम है, मीनिंग शायद होते हैं। इनने तो स्ट्रेट रख दिया, स्ट्रेट का मतलब सामने वाला पढ़ेगा उसको लगेगा स्ट्रेट मतलब सीधा जाना है, क्या क्या पता क्या बोल रहे हो, इसलिए हिंदी भी पता हो ना। तो जल संधि क्लियर हुई, आशी क्लियर है, ठीक है। यहां तक चीजें देख ली, क्योंकि ये मैप नहीं था तो कल चीजें अपन देख नहीं पा रहे थे ना। इसी के जस्ट नीचे लिखोगे पैसेज, यहां लिखोगे, यहां पे आप देखोगे, यहां पे क्या है, अंटार्कटिका है कि नहीं है? पहले तो बताओ, मन से तो नहीं लिख रहा हूं, है कि नहीं है अंटार्कटिका? तो ये एक लैंड मास है अंटार्कटिका। ऊपर क्या है, टेरा डेल फ्यूगो। तो यहां पे पानी बड़ा हो जाता है, ठीक है, और ज्यादा, चूंकि स्ट्रेट मतलब पतला सा जगह थी, दिख रही ना इतनी सी जगह, और यहां पे इतनी ज्यादा जगह हो गई, तो इसका नाम पड़ गया एक पैसेज, इसको बोलते हैं ड्रैक पैसेज। ड्रैक पैसेज है ना। ड्रैक पैसेज कहां पड़ेगा? ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को, पूरे कॉन्टिनेंट को किससे, अंटार्कटिका से अलग कर रहा होगा। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो इतना चीज पता है आपको, पूछेगा ड्रैक पैसेज कहां है, सीधे कॉन्टिनेंट ही पूछ लेगा, तो अपन बता देंगे, दिख रहा है, मैपिंग करते चलो चीजें इजी रहेंगी। पैसेज क्यों नाम पड़ा? विड्थ ज्यादा है वाटर बॉडी की, है ना, ठीक है। कहां पड़ता है ये? कैप हॉर्न के जस्ट नीचे। तो चिली में मेनली रहता है, और चिली से क्या कर रहा होगा, चिली को यहां से अंटार्कटिका से, एग्जैक्टली चिली है ना नीचे, यहां चिली पड़ता है टेरा डेल फ्यूगो में, कैप हॉर्न पड़ेगा ना यहाँ पे, तो चिली को अंटार्कटिका से अलग कर रहा है। भाई जलसन मतलब छोटा है तो बच्चा है, बड़ा हो गया तो क्या नाम पड़ जाता, बालक है हिंदी में, है ना। चाइल्ड से बॉय बन गया, तो सिमिलर चीज, छोटा है तो स्ट्रेट क्या है, और बड़ा हो गया तो पैसेज हो गया। तो जब यहां पे क्या देखा कि ऊपर क्या था, अर्जेंटीना, नीचे चिली था, चिली में क्या था, कैप हॉर्न। तो यदि पूछे किन दो लैंड मास को अलग करता है, तो चिली को, अर्जेंटीना को नहीं, चिली को किससे, अंटार्कटिका से, समझ गए हो। या आप लिखोगे इसी पे पैसिफिक ओशन को सदर्न ओशन से, यहां कौन सा ओशन है, सदर्न ओशन है ना, तो दोनों को जोड़ रहा होगा। तो ऐसे आप शॉर्ट में लिख लोगे, यहाँ पे क्या, चिली को अलग कर रहा है अंटार्कटिका से, मतलब चिली माइनस अंटार्कटिका हो गया, P प्लस ए हो गया, मतलब P प्लस एस हो गया ये, मतलब आप लिखो PO प्लस SO, मतलब पैसिफिक ओशन और सदर्न ओशन, दक्षिण है ना, दक्षिण सागर, जो कि अब भी रिसेंटली मैंने बताया था ना, ओशन डे के दिन क्या हुआ है, 8 जून को 5वां महासागर घोषित हुआ है। तो क्लियर है चीजें। तो ऐसे करके आप क्या हो रहा है, मैपिंग भी कर रहे हो, आपके नोट्स भी एक फॉर्म में बने हुए हैं। मतलब आप अगर पैसेज देखना है तो आप पैसेज पे जा रहे हो, तो ये स्ट्रेट हो गई दो वहां की, ठीक है। अब बचा है आपका रिवर पढ़ना, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वहां की, ठीक है। इसके अपार्ट चीजें मैं देख लेता हूं जो आपके लिए जरूरी है। लेक्स हो चुकी है हमारे, एंडीज माउंटेन क्लियर कर लिया हमने, ठीक है। क्या ये एंडीज में ये सब कुछ नहीं आएगा, एंडीज माउंटेन मैंने जितना लिखा के खत्म कर दिया तो उतना आएगा, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आएगा, समझ गए जी। आप लिखो दो चीजें और जो आपके काम की है। हाँ, कल एक चीज आपने बनाया था, यहाँ याद है, मेंडोजा बनाया था, ऊपर रोजारियो और ब्यूनस आयरेस, इनको वीट ट्रायंगल कह रहे थे। उसके जस्ट नीचे मैंने लिखा था आप bahia blanca, उसको लिखो मेस ट्रायंगल कहते हैं। और फिर आपकी यहां से दो क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, लिखते चलना वहीं पे। अरे जो हमने कल बनाया था याद है, जब क्लास कल खत्म कर रहा था तो मैंने यहाँ पे क्या बनाया था आपको, मेंडोजा बनाया था, ऊपर क्या बनाया था मैंने आपको, ब्यूनस आयरेस बनाया था, और bahia blanca, 3 बनाए थे। यहां पे चलते हैं,
यहां देख लो, मेरे मैं अपना खुद साक्षात आपके लिए लेके आ गया हूं, परेशान नहीं हो, ठीक है। इधर देख लो, फिर भूलोगे नहीं। तो यहां देखो, ये देखा था हमने मेंडोजा है, देखा मेंडोजा, वो दिख रहा है कि नहीं। यहाँ रोजारियो है और ये ब्यूनस आयरेस है, ये तीन मिलकर एक ट्राइंगल बना रहे थे, इसको वीट ट्राइंगल कह रहे थे, ठीक है, वीट ट्राइंगल कह रहे थे। अब जैसे ही इसको डॉट नीचे, मेंडोजा प्लस ब्यूनस आयरेस प्लस bahia blanca, ये तीन मिलके मेज ट्राइंगल बना देते हैं। तो वीट ट्राइंगल कहाँ है, इसमें क्या आ जाता है, नया जुड़ जाएगा, हमने देखा रोजारियो, रोजारियो हटा दें तो अगर उसकी जगह पे क्या करते हैं, bahia blanca करते हैं, तो क्या होगा। तो आप जब नोट्स बनाते हो ना, तो आप क्या लिखोगे कि मेंडोजा और ब्यूनस आयरेस, इन दोनों में दो चीजें बनेगी, है ना। अगर इसके साथ क्या मिल गया हमारा, अपन ने यहाँ पे देखा रोजारियो, तो ये हो गया वीट ट्राइंगल, हो रहा कि नहीं हो रहा। और नीचे अगर bahia blanca बन गया तो ये क्या हो गया, मेज ट्राइंगल। तो ऐसे शॉर्ट नोट्स आपको समझ में आ रहे हो कि यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, मेंडोजा यहाँ पे क्या है, ब्यूनस आयरेस, तो सेम चलेंगे। लेकिन जैसे ही रोजारियो पड़ेगा साथ में, तो ऊपर एक ट्राइंगल बनेगा जिसका नाम वीट ट्राइंगल, और नीचे जैसे ही हम bahia blanca पे आएंगे तो मेज ट्राइंगल। ऐसे मतलब जब बनाओ ना तो आपको पिक्चराइज होना चाहिए चीजें, तो बार बार ये चीजें नहीं आपको रिपीट करनी पड़ेंगी, ये दो तो है ही, है ना। तो एक हो जाता है, मेज को कहते हैं मक्का और गेहूं वीट होता है, ठीक है। ये दो ट्राइंगल्स हमने देखे थे, ठीक है। एक चीज जहां पे हमने कल बनाई थी, याद होगा, यहां ऊपर कॉफी ट्राइंगल बनाया था हमने, इगाकू, साओ पोलो और सेंटोस। सेंटोस का नाम हमने क्या करा था, कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो असम में सुना होगा, ज्यादातर न्यूज में सुनते हैं असम के चाय के बागान, चाय के बागान ऐसे सुनते हैं ना। तो आप यहाँ पे कॉफी के बागान है, तो इनका कोई नाम पड़ा है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पाए जाने वाले कॉफी, बताया था ना सबसे ज्यादा यही मिलती है। तो ये यहाँ साओ पोलो में क्या होता है, ट्रेड होता है इस कॉफी का, क्या होगा, ट्रेड होगा। और सेंटोस क्या है, पोर्ट है, तो पोर्ट से क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा। दोनों चीजें अलग अलग है, समझ रहे हो। जैसे कृषि उपज मंडी दीनदयाल में क्या होता है, क्रय विक्रय होता है गेहूं का, लेकिन मान लो दीनदयाल बस स्टैंड से उसको एक्सपोर्ट कर दिया दमोह में, या उसका एग्जांपल ले लो, आप कहां से भेज देते हैं, वहीं से मंडी से जो खरीदेगा वो एक्सपोर्ट कर देगा। तो ट्रेड कहां होता है, साओ पोलो में, और यहां से एक्सपोर्ट कहां से हो जाता है, सेंटोस से। तो सेंटोस क्या कहलाएगा, कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का कॉफी बंदरगाह किसको कहते हैं, सेंटोस को कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है आप, है ना अमन, क्या है ना, लिख रहे हो, ठीक है। अब इसी से देखते चलना। तो यहां पे जो क्या हो रहा है, कॉफी मिल रहा है, ठीक है, एक चीज है। जस्ट बगल में यहां पे अभी मैं ग्रासलैंड पढ़ाऊंगा, तो तीसरा यहीं पे एक नोट करना रहेगा, बता दूंगा बाद में। अभी आप ये देख लोगे कि कॉफी मिल रही है, मतलब कोई एक एरिया होगा, तो उन कॉफी के बागान जो है ना, कॉफी का जो पूरा गार्डन है वहां पे, उसको क्या कहते हैं, फेजेंडा कहते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि फेजेंडा क्या है, तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, जो कि मेनली ब्राजील में एक ट्राइंगल पड़ता है, कॉफी पोर्ट, है ना। ऐसा नहीं लिखोगे, सीधे लिखोगे कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में या ब्राजील में, है ना, सीधे एग्जैक्टली पाए जाने वाले क्या, कॉफी के बड़े बड़े बागान को क्या कहते हैं, फेजेंडा, ठीक है। यहां लिख लोगे आप। तो फेजेंडा भी पूछा हुआ क्वेश्चन है पीएससी का कि व्हाट इज फेजेंडा। हम उन बागान, उस एरिया को, जैसे धान का खेत है तो क्या बोलेंगे, धान का खेत है, गेहूं का खेत है तो गेहूं का खेत है, तो कॉफी का जो बागान है उसको क्या बोला जाता है, फेजेंडा। वहां का कोई टर्म में मीनिंग होता होगा इसका, ठीक है। तो पूछा जाता है कि कॉफी के लिए जो फेमस ट्राइंगल दिख गया ना ब्राजील में, कॉफी पोर्ट भी दिख गया, तो भाई जो कॉफी जिस खेत से निकाल रहे हैं उस एरिया को क्या कहते हैं, फेजेंडा, ठीक है। तो फेजेंडा पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। अब देखो यहीं से देखते चलना है ना। अभी मैं आपको ग्रासलैंड पढ़ाऊंगा और फिर वापस आएंगे, तो आप केवल यहाँ पे क्या लिखोगे, कॉफी ट्रायंगल प्लस मीट ट्रायंगल, जस्ट बगल में लिख लो, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। अभी फिर लिख लोगे क्या, कॉफी प्लस मीट ट्रायंगल। अब कैसे होता है वो भी सुनते चलेंगे, पहले देखेंगे ग्रासलैंड, इसीलिए, ठीक है। ग्रासलैंड समझ रहे हो मतलब कि नहीं समझ रहे हो, शब्द समझ में आ रहा है ग्रासलैंड का क्या मतलब। ग्रासलैंड और मतलब फॉरेस्ट और ग्रासलैंड में अंतर है। बड़े बड़े पेड़ हैं तो जंगल है, छोटी छोटी घास झाड़ियां हैं तो क्या हो गया, ग्रासलैंड हो गया, समझ गए। पहली चीज तो वर्ड्स क्लियर हो, ठीक है। तो जब मैं फॉरेस्ट बोलूंगा तो एक अलग चीज वन है, और जब मैं ग्रासलैंड बोल रहा हूं तो क्या कहला जाएंगे, घास के मैदान। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आता है, मैंने इसको टेक्स्ट से याद करा, आप भी नहीं भूलोगे, लेकिन पहले अपन इसको देख लें कंसेप्ट से, ठीक है।
यहां पे चलो आप सबसे पहले मार्क करेंगे हम लोग, ठीक है। आप चलो वेनेजुएला में फिजिकल मैप में सबसे ऊपर टॉप पे आपको लिखा हुआ लानोस, यहां देखो ये लिखा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये है लानोस, LLANOS, लानोस। कहां पर है? वेनेजुएला में, ठीक है। देखा, ठीक है। यहां देखो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पहले देखते चलोगे तो ही समझ में आएगा आपको। यहां देखा लानोस, देखा लानोस। तो पहले हेडिंग आपकी होगी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। हेडिंग क्या है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, है ना। कुछ नहीं, बाद में बनेंगे, जो देखना है वो मैप पे देखो अभी, ठीक है। वो जब मैं आपको पूरा क्लाइमेट पढ़ाऊंगा तब बॉक्स बनाएंगे वर्ल्ड के क्लाइमेट में, ठीक है। ये देखो, ये है अर्थ, अर्थ से 0 डिग्री ये सेंटर मान के, यहां से 0 डिग्री से 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे, मतलब नॉर्थ और साउथ। ये एरिया कहलाता है ट्रॉपिकल, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ट्रॉपिकल रीजन मतलब सबसे ज्यादा हीट कहां होगी? 10 डिग्री ऊपर और नीचे। फिर सन की रेज क्या होती जाएगी? परपेंडिकुलर नहीं होगी, धीरे धीरे क्या हो जाएगी? टिल्टेड होती जाएगी। तो वो क्या होगा? लाइट वहां पे कम पड़ रही होगी, टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो ट्रॉपिकल कहलाएगा ये वाला। तो जस्ट ऊपर वाला सब ट्रॉपिकल, फिर और ऊपर गए तो टेम्परेट आ जाएगा, फिर ऊपर पोलर रीजन आ जाएगा। तो ये 4 रीजन अपन पढ़ेंगे जब क्लाइमेट पढ़ेंगे। तो अभी बेसिक समझ गए कि 0 डिग्री से लेकर नॉर्थ साउथ 10 डिग्री का एरिया क्या है? ट्रॉपिकल, अर्थात उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। इस क्षेत्र में अब जो चीज मैंने आपको हेडिंग क्या लिखाई है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। मतलब ये ग्रासलैंड आप यहां देखो, ये जा रही है इक्वेटर, तो इक्वेटर से 10 डिग्री के आसपास क्या पड़ रहे हो? ये दिख रहा है 10 डिग्री, मतलब तो दिखा कि नहीं आ रहा है ना, ठीक है। मतलब क्लियर करते चलो कंसेप्ट में। अगर ये चीजें क्लियर है तो लॉन्ग लाइफ याद है ना। ये देखा 10 डिग्री, देखा। अब 10 डिग्री को यहां से बढ़ा दो तो ये ग्रासलैंड क्या नाम पड़ेगा इसका? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के अंडर में आएगा जो भी होगा। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में पहला ग्रासलैंड क्या? लानोस। तो पूछा जाएगा कि लानोस किस प्रकार का ग्रासलैंड है, तो आंसर क्या होगा? क्योंकि दिमाग से पढ़ रहे हैं, याद करके टेबल बनाने से नहीं, आप फैक्ट पढ़ रहे हो, ट्रिक से पढ़ रहे हो, लेकिन कंसेप्ट से भी देख रहे हो। तो सब चीज का कॉम्बो चाहिए, इसलिए कहते हैं ना साम दाम दंड भेद। तो दिख रहा है आपको, ठीक। तो लानोस कहां दिखेंगे? ओरिनिको रिवर के बेसिन में दिखेंगे। ओरिनिको रिवर कहां बहती है? वेनेजुएला में बहती है। तो वेनेजुएला, तो आप क्या लिखोगे? लानोस ब्रैकेट में, वेनेजुएला ब्रैकेट उसके जस्ट स्लैश करके क्या? ओरिनिको रिवर का बेसिन, है ना। क्लियर है इतनी बात है? जहां आपने लिखा है हेडिंग में ना ट्रॉपिकल ग्रासलैंड लिखा है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, उसके ब्रैकेट में लिखना ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के बगल में इसको एक दूसरा नाम से जाना जाता है, सवाना। इसका नेम है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को किस नाम से जाना जाता है? सवाना क्या है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, ठीक है। तो सवाना क्या है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। पहला कौन सा है इसका एग्जांपल? लानोस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि झाड़ियां होती हैं, है ना, ठीक है। झाड़ियां होती हैं और बारिश अच्छी खासी थोड़ी तो हो ही रही होती है 10 डिग्री के अंदर में। तो ये क्या होता है? घास थोड़ी ऊंची होती है, ठीक है। जब घास ऊंची होगी तो आप डिस्कवरी जो देखता है उसको ध्यान से देखना कि यार जहां पर शेर शिकार करता है वो घास में छुप के ही करता है। तो इसलिए हंटिंग लैंड ऑफ द वर्ल्ड किसको बोलेंगे? इन्हीं सवाना ग्रासलैंड को बोलेंगे। तो हंटिंग लैंड ऑफ द वर्ल्ड कहलाते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, जैसे कि सवाना, ठीक है। तो बस अभी लिख लेंगे उसको, मैंने आपको बता दिया कंसेप्ट से कि क्यों उसको भैया विश्व की शिकार भूमि कह देते हैं ना। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में सवाना क्या है? हंटिंग लैंड कहलाते हैं ऑफ द वर्ल्ड, है ना, ठीक। तो पहला क्या हो गया? लानोस कहां पड़ रहा है? यहां पड़ रहा है वेनेजुएला में, ठीक है। अब अगला लिखोगे कंपोज या कंपास। कंपोज लिखा होगा, आप ब्राजील में चलोगे, यहां पे ये देखो कंपोज लिखा है, कहां? ब्राजील में पड़ रहा है, पड़ रहा है। तो ये ब्राजीलियन अपलैंड में पड़ रहा है, इसका नाम क्या है? कंपोज। ये है क्या कंपोज भी? तो क्या बताएंगे? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, क्योंकि देखो 10 डिग्री से लगभग पास में है, दिख रहा है ना, तो लगभग पास में, इसलिए उसका नाम क्या हो जाता है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में क्या आएगा? कंपोज। दिख रहा है 10 डिग्री जा रहा है, और ये ऐसा तो नहीं इतने से मैं पहले जा रहा हूं और फेले होंगे। तो ये क्या हो जाता है? 10 डिग्री में क्रॉस आता है, तो क्या नाम पड़ेगा?
कंपोज कहाँ मिलेंगे? ब्राजील में। ये नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में कि लानोस कहाँ पाए जाते हैं, तो हम क्या बताएंगे? वेनेजुएला में। लानोस क्या है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है या फिर सवाना ग्रासलैंड है ना। चीजें क्लियर, ठीक है। दो हो गए मेजर। अब बोलोगे तो और छोटे छोटे मैं बता दूंगा। हाँ सुनो ना, ये 10 डिग्री जा रहा है लेकिन ये कंपोज लिखा है यहाँ है। अब ये ग्रीनरी है ना, मतलब ये चारों ओर फैला होगा, थोड़ा ऊपर तक भी होगा। अब चूंकि मैप में अगर सब चीज आपको वहां दिखा देंगे तो वो एग्जैक्टली नहीं बना पाते हैं, तो अंदाजन होता है कि ये जो है ये 10 डिग्री के आसपास फैला हुआ है, इसलिए ये ट्रॉपिकल नहीं आएगा, ठीक है। नहीं नहीं, आपसे केवल पूछा जाएगा कि कंपोज क्या है, तो हम बताएंगे कि क्या है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। कहाँ पाए जाते हैं? ब्राजील में। इतना ही क्वेश्चन आता है, ये ही नहीं बनता है। इसके पहले नहीं बताता, मैं पूछता तो बनता क्या? ये क्वेश्चन ऐसे ही अराइज होते हैं, ठीक है। दो चीजें लिखा आपने, क्या लिखा? कंपोज क्या है और लानोस क्या है, ठीक है। अब आपने नोट डाउन करके लिख सकते हो, आता नहीं है, साइड में कभी आ जाए तो एटलीस्ट एक नजर पड़ी हुई हो, ठीक है। अदर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। पहला है कटिंग ग्रास। कटिंग ग्रास आपको यहां दिखेगा, ये जस्ट ऊपर इसके दिख रहा है, ये कटिंग ग्रास। तो कटिंग ग्रास भी क्या है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, लेकिन चूंकि ये क्या होता है? सब के फॉर्म में होता है, झाड़ियों के फॉर्म में होते हैं, इसलिए कांटे से कटिंग ग्रास वर्ड रख दिया। कांटेदार होती है ना झाड़ियां, स्क्रब जो कहते हैं, तो ये क्या है? इनका नाम पड़ गया कटिंग ग्रास। क्लियर है? तो एक कटिंग ग्रास पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो थॉर्नी स्क्रब्ड होते हैं ना, थॉर्नी होंगे मतलब समझ रहे हो, कांटेदार, इसलिए नाम क्या पड़ गया? कटिंग ग्रास पड़ गया, ठीक है। ठीक है, और इसी के जस्ट बगल में सेराडोज होते हैं, ठीक है। तो ये भी दिख रहा है जस्ट बगल में, तो कटिंगा और सेराडोल लगे हुए हैं, तो दोनों चीजें भी क्या है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, यदि पूछे जाए, ठीक है। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इतनी चीजें क्लियर हो गई? ठीक है, तो ये हमने क्या देख लिया? ये दो चीजें वो देखी, ठीक है। अब आता है यहां पे, इसी में दो प्लेटूज है जहां पे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पूछ सकता है कि किन प्लेटूज पे पाए जाते हैं। तो एक है यहां पे दिख रहा होगा बोरबोरीमा, है ना, बोरबोरीमा। तो बोरबोरीमा एक प्लेटू है जिसपे क्या होता है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पाए जाते हैं, पहला नंबर देखा, ठीक है। और दूसरे नंबर पे एक आता है बोलिवियन प्लेटो, जो हमने यहां देखा। तो इन पे भी क्या है? कटिंग ग्रास मतलब ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इन पे भी फाउंड होंगे। लेकिन मेनली अगर आपको पूछा जाए कि मेरे को जो लगता है एग्जाम की दृष्टि से क्या याद रखना है, तो केवल लानोस पहले नंबर पे। कहां पाए जाते हैं? वेनेजुएला में। और दूसरा कहा? पंपास, पंपोज, ठीक है, ठीक, पंपास है ना। तो ये आप कंपोज, सॉरी है ना, सॉरी कंपोज। कंपोज कहां पाए जाएंगे? ब्राजील में। दो चीजें क्लियर है, ये पूछ सकता है, बाकी आप लिख लो, कभी आ जाए तो यही चीजें क्लियर है, पूछ सकता है आपसे, ठीक है। चांसेस नहीं है, लेकिन कल के दिन आए तो ये ना हो कि सर सब पढ़ा है तो सुना हुआ रहे ना, जब सब याद हो जाए तब इस पे जाना पढ़ने के लिए। दो चीजें क्लियर हुई ऊपर की, है ना। अब चलते हैं, यहां नीचे लिखेंगे टेम्परेट ग्रासलैंड, ठीक है। क्या लिख रहे हैं? टेम्परेट ग्रासलैंड, है ना। यहां चलेंगे, अब देखो टेम्परेट कहां आएगा? नॉर्थ में भी आता पोल पे, लेकिन वहां तो साउथ अमेरिका खत्म ही हो जाता है, तो ये केवल हम साउथ पोल पे पढ़ रहे हो वो टेम्परेट। इतनी तो क्लियर हुई चीज की नहीं, है ना। नॉर्थ पोल पे जाते हैं अगर पोल पे, तो साउथ अमेरिका तो कहां पड़ रहा है हमारा? मेजरली कहां पड़ता है? सदर्न हेमिस्फीयर में। तो इसीलिए इसको कहां पढ़ेंगे? टेम्परेट रीजन इसका सदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये देखो, अब मैं अपने ही एटलस से दिखा रहा हूं तो आपको चीजें जल्दी क्लियर होंगी, है ना। अब यहां देखो क्या लिखा हमने हेडिंग? टेम्परेट ग्रासलैंड, ठीक है। ये जो टेम्परेट ग्रासलैंड है ना, एक क्लाइमेट में पाए जाते हैं जिनका नाम है स्टेपी क्लाइमेट। मतलब जहां जहां पे स्टेपी क्लाइमेट होगा, जब क्लाइमेट पढ़ेंगे दुनिया में, कहते हैं ना कई टाइप के क्लाइमेट है, तो स्टेपी क्लाइमेट कहां मिलेगा? जहां पर टेम्परेट ग्रासलैंड होंगे। तो खुद सोचो, टेम्परेट का हिंदी में मतलब होता है शीतोष्ण। तो जो ट्रॉपिकल कहां मिलेंगे? इक्वेटर के पास। तो टेम्परेट कहां मिलेंगे? आपको पोल्स के पास। तो यहां पे आप देखोगे ये 30 डिग्री आए, देखा, और मतलब 30 डिग्री से धीरे धीरे आगे बढ़े, तो ये कौन सा जोन पड़ने लगेगा? टेम्परेट जोन। तो इनका नाम क्या पड़ जाता है? यहां देखो, अर्जेंटीना पड़ेगा। अर्जेंटीना में ही सबसे बड़ा पड़ता है पंपास। तो पंपास क्या है? देखो सेम नाम आ रहा है। कंपोज क्या है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, जबकि पंपास क्या है? टेम्परेट ग्रासलैंड है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि है ना ये चीज, ठीक है। एक दिख गया पंपास,
इसके जस्ट ऊपर देखो लिखा है एंटोरियोस, ये देखो ये देखा एंटोरियोस, तो सेकंड नंबर के टेम्परेट ये भी हैं, ठीक है। और तीसरे नंबर का है जस्ट बगल में ये ऊपर दिख रहा है ग्रान चाको, तो ये तीनों क्या पड़ जाते हैं आपके टेम्परेट ग्रासलैंड। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूं आपको तो केवल आप पंपास याद रखोगे तो 90% काम चल जाएगा आपका इतने में, मतलब जो मेरे को लगता है। अब आपको पढ़ना है तो मैंने आपको बता दिया, तो पंपास, एंटीरियोस और ग्रान चाको ये तीनों क्या है टेम्परेट ग्रासलैंड के पार्ट आते हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पंपास, और पंपास कहां पाए जाते हैं स्टेपी क्लाइमेट में। अब यहां से आपकी कंसेप्ट लगाना शुरू करो, समझना पंपास क्या है, दोनों चीजें। स्टेपी मतलब क्या होता है, स्टेप हम कैसे दौड़ते हैं, यहां से वहां मैं कूद रहा हूं तो वो स्टेप हो रहा है कि जंप हो रहा है, जंप हो रहा है। स्टेप का मतलब 1 2 3 4 पीछे, ऐसे इनका नाम जो स्टेपी क्लाइमेट पड़ा कि छोटी छोटी घास पाई जाती है, इसलिए इनका नाम पड़ा है स्टेपी क्लाइमेट के कारण, है ना। तो स्टेपी क्लाइमेट में जो घास पाई जाएगी ये छोटी होगी, सवाना में जो पाई जा रही थी वो बड़ी थी। तो अंतर समझ में आया। कभी कोई पूछे कि यार टेम्परेट और ट्रॉपिकल में क्या अंतर है, तो उष्णकटिबंधीय भी घास के मैदान थे लेकिन बड़ी घास हो रही थी, जबकि जो हमने देखा शीतोष्ण या टेम्परेट है उनमें छोटी छोटी घास होगी। यहां से एमपीपीएससी ने क्वेश्चन बनाया 2015 में जिसमें संपदा सराफ सेलेक्ट हुई। उस चूंकि ये ग्रासलैंड है तो यहां पे क्या होगा कि घास होगी छोटी छोटी, उस घास का नाम है जो कि उसमें मल्टीपल विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं, उसका नाम है अल्फा अल्फा। तो उसने पूछा था कि व्हाट इज अल्फा अल्फा, आ ट्राइब, उसके बाद सेकंड ऑप्शन ग्रासलैंड और सो ऑन, ऐसे उसने ऑप्शन दिए थे और धज्जियां उड़ गई लोगों की। तो यहां पंपास तक तो लूसेंट में शायद मिल जाता है। तो पंपास में ही छोटी छोटी घास पाई जाती है जो क्या होती है सारे विटामिन्स को कंटेन करके रखती है। तो पूछा जाएगा कि अल्फा अल्फा क्या है ना। तो अल्फा अल्फा क्या है, छोटी छोटी घास है। तो समझ रहे हो कहां पाई जाती है पंपास में, इन घास के मैदानों में, मतलब समझ रहे हो घास के मैदानों में जो घास पाई जाएगी छोटी छोटी, इसको क्या बोलेंगे अल्फा अल्फा बोलेंगे। ये पीएससी में आया है इसलिए मैंने बोला कि प्रीवियस ईयर के पेपर खरीद के देखते रहो आप, तो आपको जितना हम लोग पढ़ रहे हैं आपको बहुत सारी चीजें दिखती जाएंगी। तो पूछा जाता है। अब इतना क्लियर हुआ, यहीं से देखो क्या होगा। अब इस घास को कौन खाएगा, मैं खाऊंगा, आप खाओगे या जानवर खाएंगे, जानवर खाएंगे। जब जानवर खाएंगे तो हेल्दी होंगे, तो इसी से क्या हो जाएगा कि इन घास के मैदानों के कारण एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन बढ़ गया, इन क्षेत्रों में बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, ग्रासलैंड है यहाँ, तो एनिमल हस्बेंड्री के लिए। अब वापस चलो आप लोग जहां मैं आपको बोल रहा था, यहां पे यहां चले, ठीक है। यहां पे जस्ट कहां चले अपन, पॉलिटिकल मैप पे दिख रहा है, ये देखो मैंने क्या लिखा है मीट, मीट कहां लिखा है, यहां चलते चलना, ठीक है। सब चीजें कनेक्ट कैसे होती हैं उसको देख लो। ये देखो हमने क्या देखा कि अर्जेंटीना में क्या मिल रहा है, पंपास मिल रहे हैं। तो यहां पे मैंने क्या लिखाया था आपको कि चलो ऊपर नहीं हो रहा, ठीक है, देख लेते। अर्जेंटीना में क्या था, ग्रासलैंड थे हमारे, है ना। तो एक हमने क्या यहां पे बना दिया था नीचे, ये ऊपर वाला वीट का था, नीचे वाला मेज का था, ठीक है। यहां पे घास थी। सिमिलरली इस यहां पे जो है ये जो दो हमारे क्षेत्र दिखेंगे आपको, पहला दिखेगा मोंटेविडियो और एक है ब्यूनस आयर्स, दो एरिया दिख रहे हैं। यहां पे एनिमल हस्बेंड्री हो रही थी, तो इसके कारण से यहाँ पे क्या हो रहा था, उन एनिमल को ये लोग क्या करते हैं, हम तो जैसे है नहीं कि जो हमारे धर्म में परंपरा की हम गाय को माता मान के चलते, वो नहीं चलते, उनको हर चीज से पैसा दिखता है। तो वो इन एनिमल को क्या करते हैं, मीट के फॉर्म में काट काट के बेचते हैं। किन बेसिस से बेच रहे हैं, क्योंकि ग्रासलैंड है यहाँ। तो ये जो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये मोंटेविडियो और ब्यूनस आयर्स फेमस किसके लिए हो जाएंगे, मीट एक्सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आप समझ गए क्यों हो गया, अल्फा अल्फा घास पाई जा रही है और मोंटेविडियो और ब्यूनस आयर्स फेमस हो जाएंगे किसके लिए, मीट एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है। लेकिन मीट ट्रायंगल कहां पाया जाता है, तो ऐसे ही घास के मैदान यहां पे भी थे, हमने देखा ना ब्राजील में भी क्या पढ़ रहे थे, घास के मैदान थे। तो एक मीट ट्रायंगल यहां पे भी बनता है ना। तो एक्सपोर्ट लेकिन मीट का कहां से होता है, यहां से होता है। तो मेन आपको ये याद रखना कि मोंटेविडियो किसकी कैपिटल, उरुग्वे की, और अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स, ठीक है। तो समझ गए वीट और मोंट क्यों बन गया यहाँ, ठीक है। तो ये दोनों यहां से क्या है, रियो डी प्लाटा पड़ता है, अभी पढ़ेंगे क्या है ये, है ना। तो ये क्या हो गया, एक्सपोर्ट हो गया मीट का। तो क्वेश्चन क्या बनता है, यही क्वेश्चन बनता है कि अल्फा अल्फा क्या है, पंपास क्या है, इसको कैसे याद रखेंगे वो देखते हैं, ठीक है।
पापा के सबके मार्केट जाते हैं तो सब अपनी डिमांड करते हैं ना, करते कि नहीं करते, यहाँ पे देखते हैं। तो मैंने आज से कई साल पहले बनाई थी, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ हमने लिखा आप, यहाँ लिखा बाजार। हर बार आपको हिंदी ही काम आएगी, मैं बताते जा रहा हूँ, ठीक है। से क्या लिखा है आयुषी? पूरा आप बाजार, ठीक है। क्या ले आना? कंपास ले आना, ठीक है। अब देखो इसी में आंसर है। ऊपर चले, ले से क्या निकला? लानोस। कहां पे? आना मतलब वेनेजुएला है ना, तो लानोस कहां मिलेंगे? वेनेजुएला में। आप मतलब अर्जेंटीना में क्या मिलेगा? पी मतलब पंपास, कभी भूल जाओ। और बाजार मतलब ब्राजील में क्या मिलेगा? कंपास मतलब कंपोज। ये तीनों आप कभी भूल भी जाओ तो आधी रात में इससे याद कर लेना और आप टिक मार दोगे। अर्जेंटीना में पंपास मिलेंगे, दिखा? पंपास पे अल्फा अल्फा ग्रास दिखेगी। बाजार मतलब ब्राजील में कंपोज दिखेंगे, मीट ट्रायंगल बनेगा। और फिर आ गया लानोस, कहां पे है? वेनेजुएला में। तो ले आना मतलब लानोस, है ना। तो लानोस कहां मिलेंगे? वेनेजुएला में, ठीक है। तो ऐसे आपको थोड़ा सा याद रहेगा क्योंकि ये तीन मेजर है। अब इनमें डिफरेंस क्या है कि जो हमारे पंपास है, आप वाला है, ये क्या है? शीतोष्ण है, मतलब टेम्परेट है। और बाकी दोनों क्या हो गए? ट्रॉपिकल हो गए। ऐसे आपको ट्रिक भी काम करेगी, फैक्ट भी काम करेगा और आपका कंसेप्ट भी काम कर रहा होगा, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है, ठीक है। तो जहां ग्रांड चाको लिखा है ना, उसको कभी कभी सब ट्रॉपिकल रीजन में भी कंसीडर करते हैं। तो आप ग्रांड चाको के बगल में सब ट्रॉपिकल रीजन भी लिख लो, ठीक है, चल जाएगा, ठीक है। ग्रांड चाको के बगल में लिख लो क्या? ये, ठीक। ग्रांड चाको मैंने लिखाया था ना, इसी में टेम्परेट ग्रासलैंड में था एंड, तो उसके बगल में लिख लोगे सब ट्रॉपिकल रीजन भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और समझना है, फिर कल बचेगा रिवर आपकी। अभी कोशिश करता हूँ खत्म करने की। यहाँ देख लो, जितनी चीजें बता रहा हूं क्लियर हो रही है? अब फिर आएगी आपकी ज्योग्राफी, जितनी अपन ने पढ़ी चीज है। इक्वेटर है, इक्वेटर पे क्या हो रहा होगा? टेम्परेचर सबसे ज्यादा पड़ रहा होगा। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एवापोरेशन ज्यादा होगा कि एवापोरेशन ज्यादा होगा कि नहीं होगा? होगा। मतलब कि क्या हो रहा है? वाष्पीकरण तेजी से हो रहा है, ठीक है। तो एक होता है एवापोरेशन और एवेपो ट्रांसपोर्टेशन। बेसिक पता है डिफरेंस? हिंदी में कहते हैं वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन। वाष्पीकरण का मतलब है कि एक तालाब है और उससे पानी क्या हो रहा है? हीट बन के बाहर जा रहा है, समझ रहे हो? तो तालाब से मतलब वाटर से क्या हो रहा है? वाटर हीट बन के, मॉइस्चर बन के उड़ गया, तो वाष्पीकरण हो गया। लेकिन जो पेड़ पौधों में भी पानी है और वो अगर धूप से क्या हो रहा है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है ना, एवेपो ट्रांसपोर्टेशन। पढ़ेंगे सब चीज, तो सुना हुआ नहीं तो कल के दिन आ जाए और सब एक चीज समझ रहे। तो वेपोराइजेशन नहीं कह रहे हैं हम, एवेपो ट्रांसपोर्टेशन कह रहे हैं ना। तो सारी चीजें समझ में आनी चाहिए ना, एवोपरेट हो रहा है कि एवेपो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, सारी चीजें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एवोपरेशन तेजी से हो रहा है, मतलब वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये पूरा लैंड है, यहाँ ओशन है, तो टेम्परेचर ज्यादा है, तो क्या होना शुरू हो गया? पूरा। जब हम यहाँ पढ़ेंगे ना, अभी क्लाइमेट पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो देखेंगे कि इक्वेटर से 0 डिग्री के यहाँ और मतलब लगभग 10 डिग्री के पास, 5 डिग्री एग्जैक्टली, बहुत तेजी से यहाँ पे क्या होगा? एवोपरेशन होगा। तो यहाँ बारिश भी बहुत तेजी से होगी। भाई पानी क्या हो रहा है? वाष्प भर के उड़ रहा है दिन भर, तो लगातार बारिश होती है 0 से 5 डिग्री के बीच में, लगातार बारिश होती है इन एरियाज पे, ठीक है। रुकेगी बारिश, फिर हो जाएगी, फिर होगी। क्यों? क्योंकि एवोपरेशन होता है, फिर वो ठंडा होगा, फिर ये साइकिल। तो 5 डिग्री तक ना नॉर्थ और साउथ में तेजी से बारिश होती है, होगी। तो यहाँ एक क्लाइमेट बनेगा, जब पढ़ेंगे तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट कहते हैं। और अब क्या हो रहा है कि ये एरिया पड़ रहा है, ये तो यहाँ पे क्या हो रहा है? तेज बारिश हो रही है। जब तेज बारिश होगी तो यहाँ पे जो अब क्या होगा? पेड़ पौधे बहुत अच्छे होंगे, होंगे। पीएससी में मतलब कहते हैं कि यार जब आप इमेजिन करो 20 साल पहले कंपटीशन क्या रहा होगा? कम रहा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे। लेकिन आज क्या हो गया? पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो क्या बढ़ रहा है? कंपटीशन बढ़ रहा है। तो सिमिलरली यहाँ नेचर से ही आई है हर चीज कि इन्हें यहाँ पे जो छोटे छोटे पेड़ पौधे थे, इनमें क्या हो गया? सन की लाइट पाने के लिए होड़ बांधना शुरू हो गई। पहले तो डेंसिटी बढ़ी, क्यों? क्योंकि प्रॉपर पानी मिल रहा है, लगातार बारिश हो रही है, तो डेंस है फॉरेस्ट, ये जो हुए यहाँ, समझ रहे? फॉरेस्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ग्रासलैंड नहीं बोल रहा हूँ अब। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे कि फॉरेस्ट मतलब जंगल बड़े होना शुरू हुए, और चूंकि सनलाइट ऊपर है मान लो, तो ये हर पेड़ क्या करेगा? हाइट बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे को सनलाइट मिल जाए। तो जो यहाँ फॉरेस्ट हुए वो सब क्या हो गए? बड़े बड़े फॉरेस्ट हो गए, और होड़ लग गई सन से, क्या है कि रेस मिल पाए। तो यहाँ एक डेंस फॉरेस्ट डेवलप हो गया, फॉरेस्ट जिसका नाम हम रखते हैं सेलवास।
ठीक है। एनाकोंडा सुना होगा, मूवी आई थी, कहां पाया जाता है? यहीं पे, क्योंकि इतनी ज्यादा बारिश होती है, इतना ज्यादा डेंसिटी हो जाती है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर बायोडायवर्सिटी कहीं पूछी जाए तो इन्हीं एरियाज में। वहां पे हर तरीके के छोटे बड़े सब जीव कहां मिलेंगे? यहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मार्शी लैंड हो जाएगा, पानी गिर रहा है तो कैसा हो जाएगा? दलदल हो जाएगा। जब दलदल हो जाएगा तो एनाकोंडा कहां रहेगा? यहीं रहेगा, इन जंगलों में। मतलब इतना, अब एक बात हो गई, इतना क्लियर हुआ कि भाई बारिश ज्यादा हो रही तो फॉरेस्ट की क्या हो गई? एक तो लेंथ बढ़ गई और डेंसिटी ज्यादा हुई क्योंकि ज्यादा पानी गिर रहा है, तो प्रॉपर उनको मतलब प्रॉपर अपन कहें कि बारिश हो रही है। अब इससे क्या हुआ कि एक तो हमने ये देखा कि भाई यहाँ पे एनाकोंडा से लेकर बायोडायवर्सिटी ज्यादा पाई जाएगी। तो अमेजोन रिवर आ रही थी यहाँ पे, है ना, ये रिवर बह रही थी, ये दिख रही है। अब छोटी छोटी इसकी सब क्या है? ट्रिब्यूटरीज है, तो इनमें भी वाटर ज्यादा आ गया। अमेजोन क्या बन गई? दुनिया की हाईएस्ट वॉल्यूम वाली रिवर क्यों बन जाती है? क्योंकि पानी ज्यादा गिर रहा है इक्वेटर पे। ये चीज क्लियर हुई कि भाई उसको मिल रहा है ना बारिश, आसपास से हर नदी में क्या हो रहा है। अभी 4 दिन पहले कह रहे थे कि यार जबलपुर में सूखा पड़ने वाला है, कि क्यों? क्योंकि बारिश कम हुई थी, लेकिन एक हफ्ते से प्रॉपर बारिश हुई तो डैम के गेट खुल गए। तो अपने यहाँ तो आज हुआ, वहां प्रॉपर ही बारिश होती है, तो मतलब लगातार डैम के गेट भी कब खुले होते अगर हम लोग यहाँ पे रह रहे होते। तो इसीलिए यहाँ से क्या समझ में आया कि क्यों वॉल्यूम वाइज अमेजोन रिवर क्या बन जाती है? वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर। समझ में आया कंसेप्ट? क्योंकि इक्वेटर पे बारिश ज्यादा हो रही होती है, कहाँ ड्रेन हो रही है वो बात की बात है। इतनी चीजें क्लियर है। एनाकोंडा यहाँ पाया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज है कि भाई इस जो यहाँ पे क्या पाई जाएगी? वुड पाई जाएगी। इसका कमर्शियल यूज नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हुआ? 2 कारण से। एक तो इतनी ज्यादा सॉफ्ट है क्योंकि बारिश हो रही है, और डेंस है कि आपको मशीन ही नहीं है, आरा मशीन भी लेके जाओगे तो काटने की जगह चाहिए, तो इतने डेंस है। तो इसलिए जैसे कि एग्जांपल है महोगनी, एक वुड का नेम है। महोगनी कहाँ पाई जाएगी? यहीं पाई जाएगी। रबर कहाँ पाया जाएगा? यहीं पाया जाएगा। जहां बारिश ज्यादा होती वहीं रबर मिलता है, ठीक है। तो महोगनी और रबर कैसी है? सॉफ्ट है। अब रबर की कुर्सी पे बैठोगे, इमेजिन करो, तो कमर्शियल यूज नहीं पॉसिबल हुआ। रबर का सोफा बैठ रहे हो, चिपचिपा रहा है, ठीक है। तो क्यों नहीं हो पाया कमर्शियल यूज पॉसिबल? क्योंकि इतनी डेंसिटी ज्यादा है, सॉफ्टनेस ज्यादा है। तो महोगनी और इनका बिजनेस में ज्यादा यूज नहीं हो पाता। एनाकोंडा यहीं पाया जाएगा। तो समझा ये सब, ये अभी भी है। हाँ, क्यों नहीं है यार? बिल्कुल है। आप डिस्कवरी देखो, कंटिन्यूसली है, लाइव खेलते हैं वो लोग, है ना। तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि सेलवास फॉरेस्ट कहाँ मिलेंगे? मतलब ये जो फॉरेस्ट है वो सेलवास कहलाएंगे। तो सेलवास फॉरेस्ट कहाँ पाए जाएंगे? साउथ अमेरिका में। तो आप यही मैं आपको बता रहा था, ठीक है। तो आप लिख लोगे। यहाँ देखो अपने मैप में, जहां पे अमेजोन रिवर है, फिजिकल मैप में जाकर देखो, बड़े बड़े कैपिटल से लिखा है यहाँ सेलवास। सब बता रहा हूं, पहले इतना क्लियर हुआ। ये देखो सारी चीजें वो फॉरेस्ट के। अभी आप बेसिक पढ़ो जो मैं बता रहा हूँ कि सेलवास फॉरेस्ट कहाँ होगा। टाइप ऑफ फॉरेस्ट में एक्सप्लेन करूंगा मैं। आपसे पूछा जाएगा सेलवास कहाँ मिलेंगे? दिख रहा है आपको? कहाँ दिखा? ये देखो सेलवास दिख गया, पहले उसको नोट डाउन करो, फिर आपका मैं एक एक चीजें क्लियर करता हूँ, ठीक है। पूरे में बेटा सब जगह है। जो नॉर्थ में जितनी भी कंट्री है, कंट्री नहीं पूछा जाएगा, वो ये पूछेगा कि अमेजोन रिवर के बेसिन पे या साउथ अमेरिका में जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, इक्वेटर पे रेन है मतलब, और कैसे होंगे? एवरग्रीन होंगे। समझ रहा? हमेशा ग्रीन होंगे ना। तो एवरग्रीन इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट यही कहलाएंगे। एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या कहलाएंगे? यही कहलाएंगे ना, इक्वेटोरियल रीजन पे है। समझ गए? तो सेलवास किस टाइप का फॉरेस्ट वन है? क्या बोलोगे? इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट है ना। इक्वेटोरियल भी है, एवरग्रीन फॉरेस्ट भी है, सदाबहार वन है। समझ गए? सदाबहार क्यों है? क्योंकि रोज बाहर आती, बारिश हो रही है 24 घंटे लगातार, है ना, रुक रुक के वहां पर बारिश होती रहती है। तो आप जो पूछ रहे थे वो क्लियर हुआ? किस टाइप का फॉरेस्ट है? क्या बताएंगे? एवरग्रीन फॉरेस्ट है, एवरग्रीन। आप चलते हैं आशी, आपकी बात कर लेते हैं फिर। अभी मैं वहां जाना इसलिए नहीं चाह रहा था कि मैं रिवर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। क्या होता है इंटर, अभी पढ़ रहे हैं अपन फॉरेस्ट, वहां चले गए तो बातें खत्म हो जाएंगी, तो मैं उसको भी क्लियर कर दूंगा। तो सेलवास आपका क्लियर हुआ। पहली चीज सेलवास पूछा जाता है ना कि सेलवास क्या है, तो आप बता दोगे कि हिंदी में सदाबहार बने क्या बनते हैं भैया। तो क्लियर हो गया, इक्वेटर पर बारिश ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये चीज मेरे को आपको बतानी थी। मैं देखते चल रहा हूँ कि मेन चीजें जो एग्जाम में पूछी जाती है वो आपसे कहीं से भी नहीं छूट रही हो, है ना।
सेलवास क्लियर हो गया? हाँ, सब में नहीं, ये सबसे ज्यादा बड़ा है, लेकिन यही चीज है यार कि देखो क्या है, एक बार पढ़ लो, कंसेप्ट से पढ़ लो, अब आपको बार बार थोड़ी याद करना सेलवास कहाँ पाया जाता, हमने देख लिया। अब अपन को बस बच गया अपना रिवर पढ़ना, ठीक है? तो रिवर पे आशी आपका क्वेश्चन जो है कि रिवर बेसिन क्या है उसको बताते हैं, पहले सुन लो फिर बाद में बता भी दो। ये अमेजोन रिवर बह रही है, ठीक है? ये दिख रही है अमेजोन रिवर आपको यहाँ पे, यहाँ देखो ये माउथ ऑफ अमेजोन लिखा है, ये क्या आ रही है, अमेजोन आ रही है, तो ये क्या है, अमेजोन रिवर है, ठीक है? अब यहां से एक आती है रिवर, इसका नाम है ये जयपुरा, है ना, अमेजोन में मिलेगी, ठीक है? मिली, जस्ट नीचे देखो जरुआ रिवर यहां मिलती है, पुरुष रिवर मिलती है, फिर मेडेरा रिवर मिलती है, और एक तपाजोश मिलती है, और सोन मिलती है। तो ये क्या थी, रिवर थी मेन। इसमें क्या पढ़ाना पड़ता है कि इस जैसे जिस फ्लो में है वेस्ट टू ईस्ट रिवर जा रही है, तो इसके राइट पे जो पड़ेगी वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कहलाएंगी, और लेफ्ट पे जो पड़ेगी वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कहलाएगी। तो लेफ्ट में कौन सी आ रही है अपन ने मान लो देख लिया, तो ये मेन आती है नीग्रो, तो नीग्रो रिवर इसकी मेन है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, पहली चीज क्लियर है। राइट में चार ऐसी है, एक जरुआ व्यक्ति था, तो जरुआ पुरुष क्या कर रहा है, मदिरा पी के तप कर रहा है, तो चार इसकी लेफ्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ऐसे याद कर लोगे। क्या जरुआ पुरुष था, क्या कर रहा है, मदिरा मतलब कि आ गई देखो यहाँ मेडिरा, और फिर क्या कर रहा है, तप कर रहा है, ये चार इसकी क्या है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। हम ऐसे नहीं देखेंगे कि हम यहाँ खड़े हो गए और हम इसको राइट करना है इसको लेफ्ट करना है। रिवर कहाँ फ्लो हो रही है, तो रिवर यहां से यहां जा रही है, तो इसका राइट ये हो जाएगा, लेफ्ट वो हो जाएगा। क्लियर आशी, इतना क्लियर? अब आपका क्वेश्चन, ये जो पूरा है यहां से लेके ये जो इसकी ट्रिब्यूटरी आ रही है पूरा यहां तक, है ना, कहां तक, तो ये जो एरिया दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे, मतलब मेन रिवर प्लस उसकी ट्रिब्यूटरी का एरिया, ये क्या कहलाएगा, बेसिन कहलाएगा, ड्रेनेज कहते हैं इसको, है ना, यही है पूरा बेसिन, है ना। और बेसिन क्या कहलाएगा, मतलब ये क्या हो गया, ड्रेनेज हो गया, और ये जो अमेजोन का बेसिन क्या कहलाया, यहाँ ये फॉल हो रही है, तो ये पूरा क्या कहलाया जाएगा, ड्रेनेज एरिया, है ना, अपवाह तंत्र। तो जहां जाके ये गिर रही होगी उसके पास क्या बना लेगी, बेसिन बना लेगी। तो ये पूरा क्या है, ड्रेनेज एरिया, अपवाह तंत्र, और ये लास्ट में क्या है, बेसिन है, तो अमेजोन बेसिन हो जाता है, ठीक है। इसी पे वो ब्रांड चल रही है जहां से आजकल ऑनलाइन खरीदते हैं, अमेजोन चल रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, अभी अपन एक एक चीज पे चले, है ना, इसलिए मैं यहाँ नहीं आया था, जो जरूरी चीज है वो दिमाग से निकल जाती है, क्योंकि इस पे आप देखोगे तो मेरे को पॉइंट पता होता है कि किस पे बात करनी, क्योंकि कुछ छूटे ना, बाकी डिटेल नहीं मिलेगी आपको। यहाँ भी पढ़ रहे होगे तो यहाँ पे केवल पंपास लिखा है और यही चीज लिखी है, और बाकी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को याद रहे, कोई चीज छूटे ना, है ना। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि अगर फॉरेस्ट बात कर रहे हैं तो अपन फॉरेस्ट चले, है ना, क्योंकि उससे क्या होता है, फैक्ट छूट जाते हैं। देखो आप जो बताना था मेन बात, यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वेटर पे आशी बहुत ज्यादा फॉरेस्ट है, तो दुनिया की 20% ऑफ ऑक्सीजन यही जनरेट करते हैं। दुनिया की 20% ऑफ क्या ऑक्सीजन कौन कर रहा होगा, सेलवास फॉरेस्ट करते हैं, अमेजोन के जो पूरा रिजर्वेशन में है। तो इनको क्या कहते हैं, लंग्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के फेफड़े के नाम से किसे जाना जाएगा, अमेजोन फॉरेस्ट में सेलवास को, या अमेजोन फॉरेस्ट भी आ जाए तो दोनों को अगर एज अमेजोन फॉरेस्ट अगर बोलेंगे तो क्या कहलाएंगे, लंग्स ऑफ द अर्थ। सेलवास मेनली होते हैं, लेकिन इनको ओवरऑल अमेजोन फॉरेस्ट को क्या बोलेंगे, लंग्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के फेफड़े, ठीक है। लंग्स ऑफ द अर्थ क्यों कह रहे हैं, 20% ऑक्सीजन दे रहा है कौन, ये फॉरेस्ट अमेजोन के, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है, क्लियर हुई बात है। अब रिवर रह गई है, रिवर भी 2 मिनट में देख लो, जो जरूरी नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा, ठीक है। 4 रिवर सिस्टम है, यहां तक क्लियर है, तो रिवर पे पढ़े, क्लियर है, 5 मिनट और है ना, ठीक है। इतना क्लियर है कि नहीं है पहले, चलो रिवर कल पढ़ लेंगे, है ना, कोई जितना पढ़ा है ना बस आप उसको रिवाइज करो, कंसेप्ट से देखो, कठिन नहीं है कुछ भी, है ना, समझ गए हो, जाके रिवाइज करना, मैप पे देखना, एक छोटा मैप खुद से ड्रॉ करना, या तो प्रिंट आउट निकालना, जो मेजर चीजें हैं उसको आप घर पे बना के एक जगह चिपका लो। 1 दिन 2 दिन 7 दिन में आपके 7 मैप तैयार होंगे, लेकिन 7 मैंने यही करा है, वर्ल्ड मैप लिए थे छोटे छोटे से और घर पे लगा लिए थे, और उसके बाद जब भी मेरे को फ्री टाइम है, मन नहीं कर रहा पढ़ने का, तो वो जाके मैप के पास खड़े हो जाओ। उससे क्या होता है, कुछ नहीं कर रहे लेकिन अपन टहल के वो देख रहे हैं, हाँ चलो यार ये मैप में लिखा है ना, तो उससे क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा कि आपको सब याद हो जाएगा, तो फिर आप क्या करोगे, टेंशन ही नहीं लोगे,
है ना। तो आप इस तरीके से छोटा सा मैप बनाना साउथ अमेरिका का घर पे, उसमें जो जो जरूरी चीजें हैं उसको दिखा लेना, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, अब बच गया आपका केवल रिवर। तो कल आपका काम ये होगा कि इसकी रिवर बता दूंगा, और मैं आपको कल ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका पढ़ा दूंगा, तो इजी पड़ जाएगा। नहीं फिर मैं सोच तो रहा था नॉर्थ अमेरिका, लेकिन फिर हैवी हो जाएगा। साउथ इतना है तो अभी नॉर्थ में तो और मजा आएगी। क्वेश्चन है यार, बहुत मजा आती है। मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, बार बार हम लिंक क्यों कर रहे हैं चीजों से कि याद रहे, नहीं तो इतना ही अकेला पढ़ के होता तो सब डिप्टी कलेक्टर बन के घूम रहे होते, है ना। इसीलिए ही क्या करेंगे, ज्यादा लगेगा तो नॉर्थ नहीं पढ़ाऊंगा अभी, छोड़ के आपको अंटार्कटिका छोटा सा पढ़ा दूंगा, तो रिलैक्स रहेगा, एक दिन में ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। या ऑस्ट्रेलिया देख लूंगा मैं कौन सा छोटा पढ़ रहा है आप लोग के अकॉर्डिंग, तो ऐसे ओसनिया पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो कल आपका केवल रिवर बचा, और रिवर बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं है, ठीक है। इतना अपन आज खत्म करते हैं, ठीक है। गुड डे, कहीं ना समझ में आया तो उनको बता देना। थैंक यू। एशिया में इंडिया ज्यादा पढ़ना है, इंडिया की ज्योग्राफी टफ नहीं यार, इंटरेस्ट लेके पढ़ो ना यार कि यार एक्टिव वोल्केनो भी है, एक्सटेंट भी है, रिवर भी है। अच्छा यार इधर पे क्या है, अल्फा अल्फा घास है, इससे क्या हो रहा है, एनिमल हस्बेंड्री हो रही है, इससे क्या बन गया, मीट का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। किससे कर रहे थे आयुषी? डाउनलोड कर दिया था मैंने, इसको बंद करके दूसरा लाइव करना है ना हमें। अच्छा हाँ, कॉपी करना है। मॉन्टी वीडियो और